डिफरेंट है, कभी भी किसी भी एक तरह की ब्लेसिंग्स नहीं है। तो कई बार हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये नई संगत है, ये पुरानी संगत है, इसको ये ब्लेसिंग मिली है, इसको ये ब्लेसिंग। यहाँ पे सबकी जर्नी है, जो गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे सब दी जर्नी लग चलती है, किसी की जर्नी किसी से मैच नहीं करती। तो एक चीज़ और थी, गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, यहाँ पे दुनिया मांगने के लिए आती है, गुरु से मिलने के लिए कोई नहीं आता। एक भी संगत खड़ी होके मुझे ये बता दे कि मैं गुरु से मिलने के लिए आया हूँ तो मान जाऊँगा। ही से छोटी चीज़ मांगो बड़ी चीज़ मांगो, लोग दुनिया मांगने के लिए ही तो आती है और किस लिए आती। तो मैं भी गुरु जी के पास ऐसे नहीं गया था, मैं भी गुरु जी के पास मांगने के लिए ही गया था। तो जब आपको प्रॉब्लम होती है, आप सबसे पहले कोई ढूंढते हो जहाँ पे कोई द्वारा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुरुओं के पास बाद में जाते हो। मेरा भी यही हाल था। तो मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, तो हमने बहुत इलाज कराया। ब्लैक मैजिक के कारण मैंने बहुत हर एक जगह भटका हूँ मैं। तो चलते चलते एक दिन किसी ने बताया कि गुरुजी की अपनी लीला है, बुलाने का टाइम है गुरुजी का, कि किस वक्त मुझे कब बुलाना है, और टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने 96 में, 95 या 96 में पटियाला में गुरुजी ने नए साल का फंक्शन सेलिब्रेशन किया, और उसके बीच में गुरुजी ने अपनी फ़ोटोग्राफ बांटी। उन फ़ोटोग्राफ में एक फ़ोटोग्राफ मेरी मामी जी को मिली, वो फ़ोटोग्राफ लेके उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ हमें दे दी। तो गुरुजी की फ़ोटो घर पे आ गई। गुरुजी की फ़ोटो ही घर पे आ जाए तो इट मीन गुरुजी की हाजिरी लगनी आपकी शुरू हो जाती है। तो फिर किसी ने बताया कि आप गुरुजी पंचकूला में रहते हैं, आप वहाँ पे जाओ, वो बिना कुछ किए, बिना कुछ मेडिसिन के अपनी ब्लेसिंग से ही लोगों को ठीक करते हैं। तो जब आप तकलीफ़ में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, आप हर एक जगह जाने को तैयार होते हो। तो मैं भी गुरुजी के पास, हम लोग चंडीगढ़ गए। उस समय कोई कार नहीं थी, कुछ और नहीं था। हम लोग ISBT बस में पहुँचे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा मैं ISBT के ऊपर, तो मैंने एक ही चीज़ बोली कि लेडीज़ इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, एक ईंट उठा दो तो 2 गुरु पैदा कर देती हैं। तो ये गुरुजी की अपनी कैलकुलेशन होती है, आपको ब्लेस करने का तरीका है कि आपको कैसे ब्लेस करना है। लेकिन उस दिन हम लोग नहीं जा सके क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था। तो जब हम लोग वहाँ नहीं गए तो मैंने वापस आ गए, मनसा देवी गए, माथा टेका, वापस आ गए। तो थोड़े टाइम के शिवरात्रि का फंक्शन आया, तो मेरी मदर और मेरा छोटा ब्रदर गुरुजी के यहाँ पे फंक्शन पे गए। उन्होंने बोला वो एक अलग तरह के गुरु हैं, डिफरेंट गुरु हैं, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या करते हो क्या नहीं करते हैं। वो एक अलग तरह का स्टाइलिश चोला पहन के बैठे हुए थे, बाद में स्पोर्ट शू पहन के आए, ट्राउज़र पहन के। हम लोगों ने गुरु को एक अलग नज़रिए से देखा हुआ है। उनको भैया भगवा चोला होगा, लंबी दाढ़ी होगी और लंबे लंबे बाल होंगे, वही गुरु मानते हैं। लेकिन गुरु जी का तो स्टाइल ही टोटल डिफरेंट था। उन्होंने बोला जो लंगर होता है वो टोटली डिफरेंट है। जस्ट लाइक कि जैसे शादियों में स्टॉल लगी हुई हैं, वैसे वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था। मैं कहा ये कौन से नए गुरु पैदा हो गए, क्योंकि गुरु बहुत सुने हैं, मैं बहुत गुरुओं के पास गया हूँ। एक कहता ना, कोई भी चीज़ मिल लो तो मुझे दूसरा नया गुरु मिल जाता था, नया पंडित मिल जाता था। बट उन्होंने जब बताया कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, तो पंजाबी गाने चलते हैं, लोगों से डांस करवाते हैं, तो मन में एक अलग क्वेश्चन थी, होगा कोई गुरु, मुझे क्या लेना देना। लेकिन गुरु का चक्कर व्यू अपने तरीके से चलता है। उन्होंने आपको बुलाना है, कब ब्लेस करना है, तब टाइमिंग होती है। तो शिवरात्रि का फंक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद बैसाखी का फंक्शन आया। तो मेरी मदर कहते आप एक बार होके आ जाओ गुरु जी के यहाँ पे, चलो शायद पता नहीं कहाँ से खैर पड़ जाती है, बैसाखी का फंक्शन है। तो हम लोग बैसाखी के फंक्शन पे गए। वहाँ पे मेरे ख्याल से 90% जो कारें थी उनके ऊपर रेड लाइट लगी हुई थी, यानी कि VVIP ही लोग थे वहाँ पे। पंजाबी गाने चल रहे थे। गुरुजी आए, माथा टेका, उसका गुरुजी नॉर्मल टी-शर्ट और उसमें आ गए। जब हम लोग वापस आने लगे तो एक संगत बैठे थे, 5-7 लोग जो हमें लेके गए थे, उन्होंने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन संगत ने बोला कि गुरुजी बोलते हैं जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा या जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहूँगा, मैं उसके घर पे ज़रूर जाता हूँ, विजिबल अनविजिबल। आप ये ना सोचो कि गुरुजी आज नहीं आ रहे, गुरुजी आज की डेट में भी हर एक संगत के घर पे आ रहे हैं। बात है आपके भाव कैसे हैं। तो जब मैं आ गया, मैं कहा जब मैं किसी गुरु को बुलाऊँगा नहीं तो गुरुजी आएंगे क्यों। तो करने के बाद हम लोग घर आ गए। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन निकले होंगे। ये हमारे बेडरूम का गेट अपने आप खुलता है। मेरी वाइफ ने मुझे उठाया, ये वो कोई लेडीज़ खड़ी है जो मुझे परेशान करती, जो ब्लैक मैजिक में उसको परेशान करती थी, वो लेडीज़ खड़ी है। जब मैंने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बट हमारे बेडरूम का गेट खुला हुआ था।
तो एक हल्की सी फ्रेगनेंस थी। उस समय ये नहीं मालूम था कि गुरुजी में से ऐसे फ्रेगनेंस भी आती है कैसी नहीं है। आप एक बार जाके गुरुजी को कैसे महसूस कर सकते हो, आपको टाइम लगता है हर एक चीज़ में। तो चलने के बाद तो हम लोग जब गए तो सारा दिन घर में सफाई वगैरह हो गई, मेड के सफाई करके चली गई क्लीनिंग करने के बाद। तो मंदिर के बीच में दूर से वाइफ को एक दिखाई देती है कि दूर एक गोल्डन कलर की कोई लाइट अंदर से मंदिर के बीच में से निकल रही है। जब इसने पास जाके देखा तो एक छोटी सी तार थी जो मंदिर के बीच में पड़ी थी। तो इसने वो तार उठाई और उठा के रख दिया। शाम को मेरे जैसे ही मैं ऑफिस से आया तो इन्होंने बोला कि एक जो तार आई है मंदिर के बीच में, पता नहीं हमारे तो कोई ऐसी तार नहीं आती। तो मैंने कहा शायद कुछ माता की चुनरी पड़ी होगी, उसकी तार होगी। सबसे मैच किया, कहीं पे कुछ मैच नहीं हुआ। वो रूटीन डेली आनी शुरू हो गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो 1 हफ्ता आई। फिर उसके बाद गुरुजी के पास गए, फिर वो आती रही। तो तकरीबन 8 से 9 दिन तक वो तारें आई। तो फिर बाद में जाके गुरुजी ने बताया था कि मैं तेनू सिर्फ दसन पिछे कि मैं तेरे घरे आया, मैं गोल्ड दियाँ अपने सुच्चे तिल्ले दियाँ तारां तेरे घरे अपने चोले तो सट के आंदा सी, सिर्फ मुझे बिलीव करवाने के लिए कि मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ। तो गोल्ड की वो तारें, सुच्चे तिल्ले की तारें, अभी तक मेरे पास 20 से 25 तारें हैं जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद फिर हम लोग गुरुजी के पास गए। जैसे गुरुजी के पास गए, हम लोग एक नॉर्मल रूटीन है, जो भी पुरानी संगत नई संगत आज की डेट में जुड़ रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं। गुरुजी लोटा मंगवाते थे, बोलते थे जब आपको ब्लेस करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी लोटा लेके चले जाएं, हमें भी किसी ने नहीं बताया। तो मेरी मदर लोटा लेके चली गई। गुरुजी हलवा प्रसाद पहले बांटते थे, फिर लंगर होता था, फिर जब छुट्टी होती थी तब आप उनके लोटा में, जैसे मेरी मदर ने उनके सामने लोटा रखा तो गुरुजी बहुत गुस्से में बोले, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोले। तो एक ही आंटी, तो मेरी मदर कहती गुरुजी मेरी ना नूंह बीमार रहंदी है, गुरुजी ਉਹਦੇ ਲਈ है, मैं तो मंगवाया सी, मैं डॉक्टर हाँ कोई, जाके डॉक्टर ਨੂੰ जाके दिखाओ, मेरे कोले की करना है, पंडितां ਨੂੰ जाके दिखाओ। ही नोज़ एवरीथिंग कि आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चलता है। तो मेरी मदर की आंखों में लिटरली आंसू थे। फिर मैं अपनी मदर के पीछे, मेरी वाइफ खड़ी थी, उसके बाद मैं खड़ा था। मैं पीछे बोल के यही बोल रहा हूँ, इस गुरु के पास मैं कभी नहीं आऊँगा। क्यों, उस समय वहाँ VVIPs लोग बैठे थे। गुरुजी ने इतनी ज़ोर से डांट लगाई, सारी संगत साइलेंट हो गई और मुझे एक ये फील हो रहा था कि मेरी मदर की इंसल्ट की है इन्होंने। बट फिर भी गुरु की लीला गुरु ही जानता है, जब तक वो नहीं समझाता तब तक हम लोग नहीं समझ सकते। तो उसके बाद गुरुजी ने लोटा देखा, उसमें एक देख के नज़र मारी अपनी और एक फूक मारी, कहते आंटी जा कल्याण करता। कल्याण वर्ड कहना बहुत आसान है, बाद में जाके गुरुजी ने समझाया कल्याण तो सब बोल देते हैं, कल्याण का वर्ड मीनिंग है मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली हैं। तो आंटी से समझो कैसे यूज़ करना है, लोटा कैसे यूज़ करना है। तो मैं लोटा लेके, आंटी ने बताया ऐसे यूज़ करना है। हम लोग बाहर आए, गाड़ी में बैठेंगे। आज के बाद इन गुरु के पास मुझे कभी नहीं आना, जो मर्जी हो जाए। तो हम लोग वापस आए। गुरुजी इज़ ए मैग्नेटिक, आपको एक बार गुरुजी ने आपकी बाजू पकड़ ली तो गुरु नहीं छोड़ता, चाहे आप जितनी मर्जी छुड़वाने की कोशिश कर लो। बात है कि वो आपकी बाजू पकड़ ले बस। तो थोड़े दिन निकले, नेक्स्ट वीक फिर आए, चलो यार कोई बात नहीं है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने में। लेकिन गुरुजी का तो अपनी जो ब्लेसिंग वो फर्स्ट डे से शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग होती है किस वक्त किस संगत को कब कल्याण करना है। तो फिर हम लोग गए, फिर कुछ नहीं, लंगर प्रसाद लिया, वापस लिया, हलवा प्रसाद लिया, वापस आ गए। फिर एक 15 20 25 दिन निकल गए। तो मेरी जो हमें लेके गए थे उन्होंने बोला आप एक काम करो, एक गुरुजी के गांव के पास लसोई गांव है, वहाँ पे संतों ने कुटिया बनाई हुई है और गंगा जमुना सरस्वती उन्होंने अपनी कुटिया में उतार के रखी हुई है कि अगर उस कुटिया में आप जाके नहाओगे और उसके बाद आरती लोगे तो ये जो ब्लैक मैजिक की चीज़ें होती हैं, जो जिसको हम लोग ऊपरी छाया बोल देते हैं, ये लोग चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो हाँ, जहाँ पे जब तक आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ आपको खैर आप ये सोचते शायद मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, गुरुजी के यहाँ से नहीं मिला, मे भी वहाँ जाके मिल जाए। तो हम लोग वहाँ पे भी चले गए। तो वहाँ पे नहाए धोए, वापसी पे हम लोग गुरुजी के गांव आए, जो गुरुजी का जन्म स्थान है। जो हमें लेके गए थे उन्होंने एक लोटा, वहाँ से एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा उठाया और उठा के मुझे दे दिया। कहते बेटा इसको संभाल के रखना, जहाँ महापुरुष पैदा होते हैं वहाँ की मिट्टी भी सोने के भाव होती है। अगर हम किसी 12 ज्योतिष शिवलिंग पे जाते हैं, हमें नहीं मालूम
शिव जी कब आए थे। हम लोग गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, हमें नहीं मालूम 10 पातशाहियाँ वहाँ पे कब आई थी, लेकिन फिर भी हम उस जगह की मिट्टी को माथे पे लगाते हैं कि कभी तो वो आए थे ना यहाँ पे। तो सेम मेरा भी यही था, कोई बात नहीं है, एक ईंट पड़ी है तो इनके लिए भगवान है, इनके लिए महापुरुष हैं, मैं तो तब मानूंगा जब मेरा कल्याण होगा। तो मैंने ईंट का टुकड़ा लाया और उसको मैंने सोचा, उन्होंने बोला एक काम करना, इसको अच्छी तरह धो के मिट्टी पानी से साफ़ करके इसको अपने मंदिर के बीच में कपड़े में लपेट के रख देना। मैं कहा ठीक है, मैंने वैसे ही किया, रख दिया। क्यों, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चनिंग चल रही थी, अगर तो काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो दिवाली या कोई फंक्शन आएगा, सारे घर की सफाइयाँ करती हैं तो ईंट को भी जल प्रवाह कर देंगे। बस इतना ही था, इसके बिना मेरा और कुछ नहीं था। तो जैसे ईंट लेके आए तो सेम नाइट गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। तो मेरे बेटा हुआ था, मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो हम वो अलग लेटे हुए थे, मैं सिंगल बेड के ऊपर रूम में लेटा हुआ था। तो गुरुजी आके मेरे पीछे खड़े हो गए। मैं जैसे ही लेटा, गुरुजी कहा नरेंद्र उठ। तो मैंने घड़ी देखी तो मेरे घड़ी में 12:30 का टाइम था रात का। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ से आ गए इस समय रात को? उस समय तो पता ही नहीं था, बिल्कुल भी, बिल्कुल न्यू थे हम लोग। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ से आ गए? इसे पुछीदा नहीं होंदा, बस तू देख अज नज़ारे देख तू। तो मैं खड़ा हो गया, गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ हाथ किया, वो सोल निकाली और मेरी बॉडी के बीच में उन्होंने डाल दी। तो मेरी जो वॉइस थी वो लेडीज़ की निकलनी शुरू हो गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते सारी फैमिली उठ गई। तो गुरुजी कहते हैं अपनी फैमिली को बोल, कोई भी तुझे टच नहीं करेगा, आज सिर्फ नज़ारा देखना और कुछ नहीं करना। चलते चलते मैंने सबको बोला कि टच ना करियो कोई, देखो आज गुरुजी खड़े हैं यहाँ पे, गुरुजी अपने ठीक करने वाले हैं। तो गुरुजी उस लेडीज़ को बोल रहे हैं कि हूँ जाना है क्या रुकना है, क्या मैं कुछ और इलाज करूँ? तो उसने बोला देख इन्होंने मेरे लिए कितना इलाज करवा लिया, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई मजार नहीं छोड़ी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, लेकिन मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती थी। क्यों? मैं इतनी पावरफुल हूँ। तो गुरुजी ने फिर बोला जाना है कि मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ? तो उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो मेरे देखते देखते, तो तब उसने बल्कि इनफैक्ट उस सोल ने बोला कि आज जो ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती। तो गुरु का चंगा फिर खेड़ा छड्डो चलो। तो जैसे ही वहाँ से चले, देखते देखते एक लाइट मेरी बॉडी में से निकलती है और बॉडी से वो घर से बाहर चली जाती है। जैसी बात है गुरु का चंगा नमस्ते सौ जो। तो मैं लेट गया, सुबह उठा, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तो मैंने अपनी जो मेरे साथ रात को बीता मैंने फैमिली को बताया कि रात गुरुजी आए, गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया। तो सबने बोला हाँ हमने देखा। तो लेकिन तब तक ये नहीं था कि क्या है, इतना ज़रूर था कि गुरुजी कुछ ब्लेस करके गए हैं, उस सोल का ब्लेस करके गए। तो नेक्स्ट सैटरडे को जैसे ही हम गुरुजी के पास चंडीगढ़ पहुँचे तो हम लोग, गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे और मैं क्यू में लगा हुआ था। तो गुरुजी कहते जैसे ही मेरे को हलवा दिया तो गुरु से सुना फिर संगत नूं सुना इतना किमें कल्याण हुंदे हुंदे नहीं। से नरेंद्र तेरे मन च क्वेश्चन सी ना, उस समय तो नाम भी नहीं बोला उसने, ये बोला तेरे मन च क्वेश्चन सी ना, इट नीचे 2 गुरु पैदा कर देंदियां ने जनानियां। कहते कमलिया लेडी सबसे ज़्यादा पहले गुरु पे विश्वास करती है, वो अपनी फैमिली के लिए मांगती है, अपने बच्चों के लिए मांगती है। मैं इसीलिए सबसे पहले लेडीज़ का कल्याण करता हूँ, लेडीज़ को अपने साथ जोड़ता हूँ ताकि वो सारी फैमिली को जोड़ सके। तो ही से देख ला फिर इतना कि मैं कल्याण होंदे होंदे नहीं, ही से तेरे मन जो हमारे मन में क्वेश्चन होगा उसी से आपका कल्याण करेंगे। आज उस साल को मेरे ख्याल से 23-24 साल हो गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसके बाद। तो ये गुरुजी की जर्नी थी। उसके बाद हम लोग, आजकल सावन का महीना चल रहा है, अमरनाथ की यात्रा चल रही है, तो मैं भी अमरनाथ की यात्रा पे जाता था, मेरा छोटा ब्रदर भी जाता था। तो हम दोनों गए। तो रात को 12:30 मेरी टर्न आई। हम दोनों गुफा में खड़े हैं, हार्डली 15 से 20 लोग होंगे रात को 12:30 बजे। और एक हल्की हल्की फ्रेगनेंस जो गुरुजी में से आती थी, वही फ्रेगनेंस उस समय अमरनाथ की गुफा में से आ रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। तो ही से कि ये तो वही फ्रेगनेंस है जो चंडीगढ़ में गुरुजी से आती है। मैं कहा यह फ्रेगनेंस हो गई है, शायद कुछ अगरबत्ती लगी होगी। जब देखा तो रात को 12:30 कौन सी अगरबत्ती या धूप लगी होगी, कुछ भी नहीं था। देन मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। शिवलिंग 4.5 फुट या 5 फुट का शिवलिंग था। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या चीज़? कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई आपको गुरु नानक देव का अवतार बोलता है, पंजाबी गाने चलते हैं, गुरबानी चलती है, सब कुछ उल्टा फुल्टा है।
यानी कि छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई एक जोत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई। वो मैं लाइव आँखों से देख रहा हूँ। तो जोत ने 2 फुट का ऑरा बना लिया। पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए मुझे, फिर अपने दर्शन कराए, फिर शिव जी के, फिर अपने, फिर उनकी वही पंजाबी वाली टोन, कहते कमलिया मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ। तो उसके बाद वो जोत छोटी बनी, दोबारा जाके शिवलिंग में मिल गई वो। तो हम लोग नीचे आने लगे। तो रात को 1:30 बजे मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं। गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज़ होती हैं। तो गुरुजी का ड्रीम आना, वाइफ को ड्रीम आता है गुरुजी नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी शिव जी का बाल रूप बना रहे हैं, कभी अपना रूप बना रहे हैं, कभी शिव जी का विराट रूप बना रहे हैं, कभी खुद उस नंदी बैल के ऊपर बैठे हैं त्रिशूल पकड़ के। कहते आंटी नरिंदर नूं मैं दर्शन करवाते अमरनाथ दी गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला शिव जी दे। तो विदिन 3 मंथ उन्होंने अपने उस रूप के दर्शन करवा दिए जिनको हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम तब तक उनको नहीं समझ सकते जब तक वो ना समझाना चाहें। उस चीज़ को समझने में हमें बहुत टाइम लगा। तो यहाँ से जर्नी चलती चलती गुरुजी ने एक एक करके मेरी जर्नी शुरू की। जैसे ही हम चंडीगढ़ जाते थे तो गुरुजी हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस बोलते थे हमेशा, गुरुआं कोलों मंगीदा नहीं हुंदा है, गुरुआं नूं मन्नीदा हुंदा है। मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा। जिसके पास कुछ होगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा ही नहीं कहाँ देगा की हो। तो ये गुरुजी का थी, मांगो, मेरे से ही मांगना। आप लोगों ने कई उन चीज़ों को गलत इंटरप्रेटर कर लेते हैं हम लोग कि गुरुजी ने, जब गुरुजी ने बोलना कि मांगना नहीं तो फिर क्यों मांगते। गुरुजी ने बोला मांगो, लेकिन तब मांगो जब पानी आपके सिर से ऊपर निकलने लगे, उस चीज़ का कोई हल ना निकले, तब मेरे सामने रो। छोटी छोटी चीज़ें तो सबकी लाइफ में आती हैं। कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ता है, तो अपने कर्मों का भुगतान ईजिली तरीके से करो, गुरु की ब्लेसिंग से करो, ना कि गुरु को हर एक छोटी छोटी चीज़ में याद करना शुरू कर दो। आप उनका शुक्राना करो, पल पल शुक्राना करो, उनके एक एक श्वास से शुक्राना करो। ही से जितनी बार भी बोलना तो गुरुजी हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करते। ही से अगर भगवान को पाना है आपने अच्छी तरह, गुरु को पाना है, तो तीन चीज़ों पर फोकस रख के चलो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। ही से गुप्त सेवा वो करो। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, बड़े मंदिर में जाके सेवा करते हैं, हम दिखाते हैं कि ये सेवा मैंने की है, ये मैं झाड़ू मैंने लगाया। वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। गुप्त सेवा करो, किसी को पता भी ना लगे। आप सेवा करके आप चुपचाप अपना गुरु का नाम लेते रहो, सिमरन करते रहो और सेवा करके बाहर हो जाओ। गुप्त पाठ, ही से पाठ वो होता है जो चलते फिरते आपके अंदर चलना चाहिए, ना कि कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, लोग आंखों में बड़े मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी जाके हम आंखें बंद करके ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं लोगों को, लोग मेरी तरफ इंटरेक्ट हों। अरे भाई, इससे बड़ा तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। तो ही से गुप्त सेवा, गुप्त पाठ, गुप्त दान। ही से दान वो करो एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना हो। लेकिन एज ए ह्यूमन टेंडेंसी, जब तक मैं दान करने के बाद पूरी दुनिया को नहीं बता दूंगा, बुरी संगत को नहीं बता दूंगा, तब तक वो मैं ये समझता हूँ शायद मैंने दान नहीं किया। कि इसे एक हाथ से दान करके दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ दान किया। ये है, कहते जिसने इन 3 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा, भगवान तो उसके पीछे पीछे भागता है। भगवान भी अपनी संगत को ढूंढता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ऐसे ही चलता रहा। तो ये चीज़ों का आंसर देने के लिए बहुत टाइम के बाद गुरुजी ने आंसर दिया। एक दिन मेरे 2004 की बात होगी, दिवाली का दिन था। तो हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे हुए थे। तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, गुरुआ ना दिवाली मनाई दी होंगी, रब ना दिवाली मनाई दी होंगी, फिर शायद पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना, ये दिवालियों को याद करोगे आप। तो गुरुजी के पास खड़े थे, मैं गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, और मैं गुरुजी के मुक्की मारा था। हार्डली मेरे ख्याल से 4 से 5 संगत उस समय एम्पायर स्टेट में आई थी। तो 8, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम होगा। तो गुरुजी हंस रहे थे, कहें देख नरेंद्र, रब इत्थे बैठा है और लोग मिट्टी ਦੀਆਂ मूर्तियां पूजते फिरते हैं। कहते 9 बजे मिट्टी ਦੀਆਂ मूर्तियां पूज के की कहेंगे, 9 बजे कहेंगे चलो गुरु जी दे जाके लंगर ही करके आने। हाँ भाई, गुरु तो फ्री बैठा ना लंगर खिलाने के लिए, गुरु आपको ब्लेसिंग देने के लिए बैठा है। ये जो मौका है ये आपको वापस कभी नहीं मिलेगा गुरु के साथ दिवाली मनाने का। लेकिन शायद हम लोगों की गलतियाँ थी जो हम लोग उन चीज़ों को मिस करते थे। तो मैं मुक्की मारता मारता एक दिन थोड़ा टाइम निकला। तो गुरुजी कहते नरेंद्र, गुरुआ तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो मैंने जो मेरे एज ए ह्यूमन जितने हम लोग बोल सकते हैं, गुरुजी ऐसे नहीं, आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हो, आप उतने आंसर दे दिए। 1 आंसर दिया, 2 दिया, 3 दिया। ही से लॉजिक क्या है, क्यों नहीं मांगना चाहिए।
तो कोई लॉजिक आंसर नहीं। मैंने एंड पे हाथ जोड़ के गुरु जी के पास खड़ा हो गया। ही से गुरुआं कोलों मंगीदा नहीं हुंदा, गुरुआं नूं मन्नीदा हुंदा। गुरु की ब्लैसिंग लेनी सीखो। ही से नरेंद्र, दो तरह की गुरु की ब्लैसिंग चलती हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। एक पानी को उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, एक उबाला दे दो और उस चाय को साइड पे निकालो। एक पानी को अच्छी तरह उबालो, चाय पत्ती डाल के उबालो, चीनी डाल के उबालो, फिर दूध डाल के अच्छी तरह उबाले दो, तो उस चाय को दूसरे गिलास में डालो, तो दोनों चायों के टेस्ट में फ़र्क होगा। ये सेम गुरु की ब्लेसिंग होती है, इंस्टेंट ब्लेसिंग। हम लोग क्या है, हम लोग इंस्टेंट ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं कि पहली बार गुरु जी के पास गए, गुरु जी प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दो। ही से मैं महाशिव हूँ, मेरे से जो मांगोगे मैं तुम्हें इंस्टेंट दे दूंगा। लेकिन गुरु को टाइम देना सीखो, गुरु को भी टाइम दो, ताकि आप लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग लेके जाओ गुरु से, शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग लेके ना जाओ। तो ही से तो करते करते गुरुजी ने ऐसे समझाना शुरू किया। तो ही से कि नरेंद्र, मैं तेन सत्संग सुनाना। ही से बचपन में मैं जब BA पार्ट 1 में पढ़ता था, तो मलेरकोटला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे प्रोफेसर साहब के घर पे बहुत रहता था। मैं उनको अपने पेरेंट्स की तरह समझता था और उन अंकल आंटी के बीच में मैं जस्ट लाइक उनके बेटा की तरह सो भी जाता था। उनके एक ही बेटी थी। तो एक दिन मैंने प्रोफेसर साहब को बहुत कुछ दिखा दिया था BA पार्ट 1 में। इनफैक्ट मैंने BA फाइनल में क्या एग्ज़ाम आने हैं, क्या रिजल्ट आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला का क्या रैंक आएगा, मेरा क्या रैंक आएगा, मैंने वो तक उनको बता दिया था। वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। कहते क्यों, ह्यूमन बॉडी भी अगर आपने ली हुई है, भगवान भी ह्यूमन बॉडी में आएगा, तो भगवान को भी एक गुरु की ज़रूरत होती है। कहते साडे टाइम च कहते गुरुओं की बहुत वैल्यू होंदी सी, लेकिन आज की डेट में गुरुओं की वैल्यू बहुत कम है। आज बच्चे गुरुओं को और टीचरों को समझते कुछ नहीं, लेकिन गुरु गुरु होता है जो आपको शिक्षा देता है। ही से मैं एक दिन खाना खाने के लिए घर पे गया आंटी के यहाँ पे, प्रोफेसर साहब के। तो सर्दियों के दिन थे और चूल्हे पे आंटी खाना बना रही थी। जैसे ही वो खाना खाने लगा, मैं उठने लगा तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली। कहती गुरुजी का नाम लेके बोला। उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं बोलते थे, नाम लेके बुलाते थे। और गुरुजी को गुरुजी से पहले स्वामी जी भी बोलते थे। तो गुरुजी का नाम लेके उन्होंने बोला, मुझे मालूम है तेरे में बहुत शक्ति है, तू वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, मुझे एक बेटे की दात ब्लेस कर दे। तो गुरुजी कहते आंटी की करना मुंडा। कहते नहीं गुरुजी, मुझे प्रोफेसर साहब के वंश चलाने वाला बेटा चाहिए। गुरुजी कहते आंटी एक आंसर दे मैनू, एक क्वेश्चन का उत्तर दे मैनू, तेरे प्यो का नाम की, ये उहदे प्यो का नाम की, ये उहदे प्यो का नाम की, पता नहीं, उहदे प्यो का नाम की, पता नहीं। कहते आंटी केड़ा वंश, वंश तभी तक है जब तक हम लोग बैठे हैं, हमारे बाद किसने वंश देखा। कहते आंटी मैं तेरा मुंडा। तो उन्होंने, तो वो कहते आप तो मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे प्रोफेसर साहब के खून का चाहिए जो उनको वंश को चलाए। तो गुरी कहते मैं आंटी फेस ना, जे रब तेरा मुंडा बन गया कमलिए, तेनों होर मुंडियां दी की लोड़ पई है। कहते नहीं। गुरी कहते मैंने बैठे बैठे आंटी को बोला, आंटी एक काम कर, अंदर से 3 दाने लेके आ, एक मक्की का, एक कनक का और एक सरसों का। गुरी कहते वो 3 दाने लेके आए, मैंने अपने नाखून के ऊपर रखा उनको और पौधे खड़े कर दिए। कहते आंटी मैं बंजर धरतियां नूं आबाद कर सकदा, सुक्के हुए वृक्षां दे उत्ते उन्हां नूं हरे पा कर सकदा, मैं नौहां दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा, लेकिन आंटी मेरे तो मुंडे दी दात ना मंग, तेरे कर्मां च मुंडा है नहीं। उसने इतनी जिद पकड़ ली। कहते जब तक आप मुझे बेटे की दात नहीं दोगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। गुरी कहते मैं बहुत समझाया। कहते लेकिन जो होना होता है वो होके रहेगा। कहते मैं समझा सकता हूँ संगत को, लेकिन अगर वो नहीं मानेगी तो उसका भुगतान उसी को करना पड़ता है, किसी को नहीं करना पड़ता। इसे जब वो नहीं मानी, मैंने आंटी को बोला आंटी जा तेनों मुंडा ब्लेस किया। तो वो खुश हो गई। तो गुरु जी कहते मैं अपना पढ़ने पुढ़ने में बिज़ी हो गया। तो शाम को प्रोफेसर साहब जैसे ही कॉलेज से आए, तो कॉलेज से आने के बाद उन्होंने खाना वगैरह खाया, तो मैं उनको लेके उनके रूम में चला गया। तो कहते उस समय मैं उनके बेड के ऊपर मैं बैठ गया और प्रोफेसर साहब नीचे बैठ गए। और गुरुजी कहते मैंने प्रोफेसर साहब को बोला, प्रोफेसर साहब अज मैं तुहाडा गुरु, तुसी मेरे चेले, आज मैं जो तुमसे बोलूँगा वो आप किसी से डिस्कस भी नहीं करोगे, इनफैक्ट आंटी से भी बात नहीं करोगे। कहते क्यों, हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपनी हस्बैंड से कभी भी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं छुपा सकता। वो छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरे को बात को बता देते हैं। कहते मैं कहा मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे।
जैसे ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गुरु जी कहते अगर आपने अपनी आंटी को भी बता दिया ना तो मेरा और आपका जन्मों जन्मों का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि गुरु जी चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आंटी को भी बात नहीं बताऊंगा। अब बताओ, तब गुरु जी ने बोला आज आंटी ने ज़बरदस्ती बेटे की दात मांगी है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ है नहीं, लेकिन मैंने बेटे की दात प्लस कर दी है। कहते प्रोफेसर साहब अब जो मैं आपको बात बोलूँगा उन्होंने गठ बंद लियो, दसियो ना किसी को। कहते नहीं मैं गुरुजी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जो मर्जी हो जाए मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो गुरुजी कहते देख मुंडे की उम्र 11 साल की होएगी और 11 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। जैसी 11 पूरे होंगे 12वां बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, उसकी डेथ हो जाएगी और हरबंस सिंह रागी का ये शब्द चल रहा होगा तब उसकी डेथ होगी। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र हजे तक बच्चे की नींव भी नहीं रखी, हजे तक घर की आपां नींव पत्थर भी नहीं रखी, आपां तो यह भी दसता घर टुटना कदों है। कहते वही 11 साल हो गए, 11 जब बच्चा हो गया 1 साल के बाद 11 साल पूरे हुए, 11 बर्थडे पूरे होने के बाद जैसे ही उन्होंने अखंड पाठ रखा था कि 11 बर्थडे पूरे हो गए हैं, अखंड पाठ का जैसे ही भोग करने लगे उन्होंने दूध का प्रसाद रखा हुआ था, वो दूध का प्रसाद उन्होंने बच्चे को दिया। हरबंस सिंह रागी का वही शब्द चल रहा है जो गुरुजी ने 11 साल पहले बोला था और वैसे ही बच्चे ने दूध पिया, बच्चे के गले में दूध अटक गया और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो गुरुजी कहते देख उसके 2002 तक अंकल ने अपनी आंटी को भी नहीं बताया कि गुरुजी ने मुझे क्या बोला था। तो कहते 11 साल का बच्चा अपनी माँ के सामने चला जाए तो सारी ज़िंदगी माँ उसको नहीं बुला सकती। इसलिए गुरुओं को टाइम देना सीखो, गुरुओं को फोर्सफुली चीज़ ना मांगो। कई चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती तो गुरुजी उसको टालने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से टाल दूं, लेकिन एज ए ह्यूमन हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए। तो गुरुजी कहते देख गरम गरम हलवा खाओगे तो जीभ तोड़ी सड़ेगी, मेरा कुछ नहीं जाना, मैं तो दे दूंगा लेकिन उसका भुगतान कौन करेगा, भुगतान आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी, मैं किसी को ये कंपेयर नहीं करूँगा, उसको ये ब्लेसिंग दी। हर एक संगत की अपनी जर्नी है, शायद मेरी जर्नी अलग थी, मेरे बेटे के कारण हम लोग मिले हैं गुरुजी को, उसकी पुरानी सोल थी जिसके बदौलत हम लोग मिले हैं। जब वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल का था तो उसकी बॉडी में से फ्रेगनेंस आती थी, उसके यूरिन में से फ्रेगनेंस आती थी, लेकिन तब तक हम लोग नहीं समझते थे कि गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं। तो ऐसे ही चंडीगढ़ का जब जैसे ही ख़त्म हुआ चंडीगढ़ जाना, गुरुजी ने बहुत मेरे काम सवारे, एक से एक काम मेरा सवारा, बिना बोले उन्होंने मेरे सारे काम कर दिए। तो इन बिटवीन 2000 में गुरुजी तो दिल्ली में थे, तो हम लोग मेरे भतीजे की लोहड़ी थी और हम लोग गुरुजी के गांव गए माता जी के पास और माता जी को बोला माता जी कुछ उपले दे दो, पाथियाँ दे दो क्योंकि मेरे भतीजे की लोहड़ी है। क्यों, गुरु के घर से जो मिल जाए वो ले लो, पता नहीं आगे मिलना है कि नहीं मिलना, वो गुरु जानता है। आज आपको देने के बाद गुरु ने कब आपके ऊपर बख्शिश करनी है वो कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु जी ऑलवेज से अपने बर्तन अपने भांडे खुले करके लेके आया करो, मेरे अपनी ब्लैसिंग लेने ली ताकि मैं कुछ डाल सकूं। तो मैंने माता जी को जाके बोला माता जी तो मुझे कुछ दे दो ऐसे ऐसे उपले। तो उन्होंने बोला बेटा बोरी भर के ले जा। मैं कहा नहीं माता जी मुझे 5-7 चाहिए, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मैं कहाँ रख के लेके जाऊँगा। गुरुजी के माताजी जितने गुरुजी दयालु थे उतने उनके माताजी दयालु थे, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि ले जा। फाइनली मैंने 10 लिए होंगे उपले और अपनी गाड़ी में रखा और मैं लेके आ गया। ये सारा कुछ ये चक्रव्यूह जो होता है ना गुरुजी चलाने वाले होते हैं। तो गुरुजी हम लोग बोलते हैं तकलीफ़ आई एंड गुरुजी के मंदिर पे गए तो तब मेरा ख़त्म हुआ। जब गुरुजी के पास ही से शुरू भी करने वाला मैं हूँ, ख़त्म भी करने वाला मैं हूँ। क्यों, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें धीरे धीरे करके कैसे ब्लेस करना है। तो ये जो लोहड़ी का सारा था ये गुरुजी ने भी प्लान किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने लुधियाना में लोहड़ी सेलिब्रेशन की। तो गुरुजी ने गुरुजी के माताजी को दिल्ली बुला लिया। जैसे ही दिल्ली बुलाया तो एक दिन माताजी के पास हम लोग जैसे महीने में एक बार आते थे तो ऊपर माताजी से मिलने के लिए गए, ऊपर फर्स्ट एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे थे। तो उन्होंने बातें करते कहते बेटा कहते पुत गुरुजी कल 1 हफ़्ता पहले आए थे तो कुछ मेरे को खाते मुझे कुछ दिया और मुझे पूछ रहे थे दुगरी च कोई आया तो नहीं सी तेनू मिलन ली बेबे। उन्होंने हाँ वो लुधियाना से लड़का आता है ना जो चश्मे वाला वो आया था। तो गुरुजी कहते उन्हें मंगया होना कुछ। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, अंतर्जामी है, वो ऐसे बोले भंडारी हैं, बोले बन के बैठ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला हाँ बेबे जी उन्होंने मंगया होना कुछ।
तो उन्होंने बोला हाँ जी गुरु जी उन्होंने ना पाथियाँ मंगियाँ सी। तो गुरु जी ने हसन लगे, गुरु कहने बेबे माता जी बोरी भर के देती। तो उन्होंने बोला मैंने बहुत ज़ोर लगाया था पर उन्होंने मना कर दिया उस लड़के ने कि मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो गुरुजी हंसने लग गए, कहते होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कहाँ जो होगा देखांगे यार। तो इतनी बात करके ख़त्म हो गए। तो बेबे जी कहते ये मुझे चीज़ बोली है, इसका मतलब क्या हुआ। मैं कहा माता जी बेबे जी गुरु दियाँ लीला गुरु जानता है, हमें कुछ नहीं पता वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोलते हैं। तो उस हम लोग वापस आए। तो इन बिटवीन मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया। तो कंसीव करते करते एवरी मंथ हम दिल्ली से लुधियाना से दिल्ली आते थे एम्पायर स्टेट में गुरुजी को माथा टेकने के लिए, महीने में एक बार। 7th मंथ पूरे हो गए तो हम लोग गुरुजी के गांव भी जाते थे दुगरी, और यहाँ पे भी आते थे। तो एक दिन शाम को मैंने जो जिनके साथ आया था मैंने उनको बोला कि प्लीज़ अगर गुरुजी से मुझे एक कपड़ा ले दो, जो भी बच्चा होगा मैं चाहता हूँ मैं उसको पहला कपड़ा गुरुजी का लगाऊं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग वाला कपड़ा हो। तो गुरुजी अपने रूम में लंगर लेने जा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही हमारे पास आके खड़े हो गए तो उन्होंने बोला गुरुजी ये बोल रहा है नरेंद्र कि ऐसे ऐसे मुझे एक थोड़ा कपड़ा दे दो कोई, तो मैं जो भी बच्चा होगा मैं उसमें लपेटूंगा। तो गुरुजी हंसने लग गए, होएगा दमागे दमागे, हजे टाइम नहीं आया, जब टाइम आऊगा दमागे। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, कहते हजे टाइम है। तो ये जैसे ही 8th मंथ स्टार्ट हुआ, 7 मंथ ख़त्म हुआ, 8th मंथ स्टार्ट हुआ, तो हम लोग डॉक्टर को नॉर्मल अपना चेकअप के लिए जैसे ही गए वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला, वो डॉक्टर भी गुरुजी की पुरानी भगत थी। तो दीप नर्सिंग होम है, मनदीप मैडम को बहुत ब्लेसिंग की हुई गुरुजी ने। तो उनके पास जैसे ही गए तो उन्होंने बोला कि मुझे मूवमेंट में, कुछ बच्चे में मूवमेंट में प्रॉब्लम लग रही है, आप एक बार सिटी स्कैन कराओ या कुछ और उन्होंने टेस्ट बोला। हम वो करवाने के लिए गए तो उन्होंने बोला जी बच्चे की तो मूवमेंट ही नहीं है, तो बच्चे की तो डेथ हो चुकी है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर हमें चेकअप करने के बाद बोला कि 1 या 2 दिन वेट करते हैं, लेट्स सी, कई बार बच्चे की मूवमेंट 1 या 2 दिन में होती है। फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि बेबी एक्सपायर हो चुका है और इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं है। इन बिट अब उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर मनप्रीत बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो कि नरेंद्र जल्दी से डिसीजन लो ताकि हम एक माइनर ऑपरेशन करें या मेजर ऑपरेशन जो भी करना है, ताकि हम बेबी को बाहर निकाल लें, ताकि ये ना हो कि पॉइजन फैल जाए और हमारी वाइफ की भी डेथ हो जाए, डिम्पल की भी। तो मैंने कहा ठीक है आप थोड़ा टाइम दो, एक बार देखते हैं कि अगर गुरुजी से बात हो जाती है। तो मैंने किसी अंकल को फ़ोन किया, तो अंकल को रिक्वेस्ट की अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ गुरु के पास बाई चांस नहीं होती, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस, जो गुरु चाहता होता वही है। तो मैंने उन अंकल को फ़ोन किया, अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, अगर गुरु से एक बार पूछ के मुझे बता दो कि क्या करें, डिसीजन क्या लें, करवाएं या रुकें। तो उन्होंने बोला ठीक है अंकल मैं अभी तो नहीं हूँ, शाम को एम्पायर स्टेट जाऊँगा तब मैं आपको पूछ के बता दूँगा। तो मेरे ख्याल से हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उनका फ़ोन आ गया कि अंकल बाई चांस गुरुजी का फ़ोन आया था, जबकि वो उस समय गुरुजी के पास ही खड़े थे, कि गुरुजी का फ़ोन आया था, मैंने आपकी प्रॉब्लम गुरुजी को बताई, तो गुरुजी ने बोला एक छोटा सा उपाय कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। जब गुरु आपको कोई भी चीज़ करने के लिए बोल देता, आपको एक होप बन जाती है कि हाँ अब कुछ ना कुछ होप तो है, अब कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक होप बन गई कि अब कुछ नहीं होगा, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो 1 दिन 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल, टोटल बेबी को उस दिन मूवमेंट जब तक नहीं हुई थी 9 दिन उसको हो चुके थे। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला देखो आप ज़्यादा लेट ना करो, जितना लेट करोगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलते चलते फिर मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, लास्ट टाइम गुरुजी को फ़ोन करके देख लेते हैं, जैसे वो बोलेंगे वैसे कर लेंगे, नहीं तो फिर कल ऑपरेशन, कल या परसों में ऑपरेट करवा लेंगे। तो मैंने फिर उन अंकल को फ़ोन किया, अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। संडे का दिन था, स्टिल रिमेंबर संडे का दिन था। तो दोपहर में मैंने उन अंकल को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला, वो पास ही खड़े थे, कहते अंकल एक मिनट वेट करियो। तो मुझे गुरुजी की आवाज़ पीछे से सुन रही थी, कहते गुरुजी वो लुधियाना से नरेंद्र का फ़ोन है, वो डॉक्टर ने ना बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। गुरु कहते उन्होंने पूछ कितने घरे है, कितने है। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला अंकल कहाँ पे हो, मैं कहा घर पे हूँ। कहते गुरुजी घरे ही है। कहते उन्होंने कहा आंटी के पेट के उत्ते हाथ रखे। तो जैसे ही मैंने वाइफ के पेट के ऊपर हाथ रखा तो इमीडिएटली बच्चे ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया।
तो 9 से 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन के बाद उस बच्चे में मूवमेंट आई। तब गुरुजी कहते हाँ की होया कुछ, तो मैंने बोला जी ये तो भी उस मूवमेंट शुरू हो गई। गुरु कहते गुरुआं दे हुंदे टेंशन लैन की लोड़ नहीं हुंदी, जिन्ना तक गुरु बैठा है गुरु मौत नूं भी टाल दिंदा है, लेकिन गुरु पे विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलते चलते उन्होंने फिर कुछ नहीं किया, चलता 8 मंथ भी ख़त्म हो गया, 9th भी ख़त्म हो गया। जैसे ही सजेरियन हुआ 9th मंथ ख़त्म होने के बाद सजेरियन हुआ, बेबी के बेटी हुई थी, उसके लंग्स में वाटर चला गया और उसको आईसीयू में रखा। दी 3rd डे मेरी मदर को डॉक्टर ने बेटी दी कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ डेंजरस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने सारा पानी निकाल दिया। तो मेरी मदर को उन्होंने 1 घंटा दे के रखा बेबी को। मैंने 5 मिनट बस उसको पकड़ा और आते आते सिर्फ एक ही चीज़ उसके कानों में बोली थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। 5 बार मंत्र बोल के, मूल मंत्र बोल के मैं वापस अपने घर आ गया। जैसे ही घर पहुंचा पीछे से हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि बेबी एक्सपायर हो गई है। मैं कहा हो ही नहीं सकता, अभी तो मैं ठीक ठाक छोड़ के आया हूँ। तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो मैंने जाके फिर अपनी वाइफ को बोला तू एक बार देख तो ले। तो जैसे कहते हैं ना गुरुजी की तरफ से कुछ था इंडिकेशन, तो उसने बोला मैं बेबी को नहीं देखूंगी, जो मर्जी हो जाए। तो हमने जो दफनाना था, जो कुछ करना था उसको किया। तो करने के बाद नेचुरली तकलीफ़ तो होती है कि एक बच्चा आया, बच्चा चला गया, तो स्पेशली मदर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोग आए तो वाइफ के स्टिचेस में, सजेरियन हुआ था, स्टिचेस में पस पड़नी शुरू हो गई। पस पड़ते पड़ते अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 किलो का गोला उसके पेट में बन गया। ये एक और प्रॉब्लम साथ में ऐड हो गई थी। तो डॉक्टर मनप्रीत ने टैबलेट दी कि मैं सूखनी शुरू हो जाए, कुछ और हो जाए। तो उसने स्पॉट बनाने की कोशिश करना कि स्पॉट बन जाए, बट स्पॉट भी नहीं बन रहा था। तो 21 दिन हो गए थे। उन्होंने बोला कि हम लोग डिम्पल कोशिश करते हैं, नहीं अगर नहीं स्पॉट बनेगा या टैबलेट से भी नहीं सूखेगा, डे टू डे बढ़ता जा रहा है, तो हम एक काम करेंगे, तो हम छोटा सा एक माइनर ऑपरेशन करेंगे इसका। तो वाइफ और गुरुजी की फ़ोटो सामने लगी हुई थी। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे ना, गुरुआं दियाँ फोटोआं ना गल्लां करी दिया हुंदा है, गुरु की फ़ोटोएँ भी आंसर देती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने बैठ के गुरुजी को मन से प्रेयर करो, गुरुजी आपको हर एक चीज़ का आंसर देंगे। तो वाइफ सामने फ़ोटो बेड के ऊपर लेटी हुई थी, सामने फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी। तो लेटे लेटे वाइफ गुरुजी को ब्लेम कर रही है, गुरुजी देखो आपने बेटी दी, आप बेटी ले गए, मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन अभी साथ में एक प्रॉब्लम और ऐड हो गई और डॉक्टर बोलता है मुझे तुम्हारा फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो करते करते रात को ये बातें करके सो गई। रात को गुरुजी ड्रीम में आए इसके, तो इसको किसी गाँव में लेके गए। इसको बोले एक मटका बना मिट्टी का, तो ये मटका बनाए वो टूट जाए, मटका बनाए वो टूट जाए। तो चलते चलते तो जैसे गुरुजी कहते ओ तुम लोग तो शहरी हो ना, शहर वाले हो, तुम्हें नहीं मटका बनेगा। सिटी वालों को थोड़ी पता था, गांव वालों को पता मटका कैसे बनाना है। तो गुरुजी ने एक मटका वहीं से उसको लेके दे दिया, ले आंटी आ मटका ले ला, और इस मटके को तूने यूज़ करना है, आरती करनी है। गुरुजी ने एक आरती नोट कराई, ना वो ओम जय शिवकारा की आरती है, ना गुरुजी की आरती है, ना कुछ और है, वो एक अलग ही आरती थी जो गुरुजी ने वाइफ को नोट कराई। आंटी, हिंदू धर्म में अगर किसी की मौत हो जाए या किसी के जन्म हो तो हम 43 दिन तक जोत नहीं जलाते। तो इसके ऊपर रख के जोत जलानी है। गुरुजी ने प्रॉपर बताया जैसे उसको कैसे लेनी है, और ये मेरी आरती करनी है। ये आरती करने के बाद आपने ये लेना है, इसको पानी को पीना है। तो कहते आंटी मैं एक चीज़ आज फिक्स करती, इसमें ना तो 1 ग्राम कम होगा पस में, ना 1 ग्राम बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें स्पॉट में आपने बनाऊंगा जब मैंने बनाना होगा। तो 43 दिन पूरे हुए, दिवाली से 1 या 2 दिन पहले था, मुझे अभी भी याद है। तो जैसी वाइफ ने वो आरती करके रखी, तो 21 दिन 20 से 21 दिन उसको एक एक वर्ड याद है कि मैंने क्या आरती की है। लेकिन जैसे ही आरती करके वो मटका ज़मीन के ऊपर रखा, तो ये भी भूल गई कि मैंने 1 मिनट पहले क्या आरती की है। तो गुरुजी ने पूरा वॉश आउट कर दिया, एक भी चीज़ उसको याद नहीं है। तो करने के बाद इसने जैसे ही पानी पिया, 2nd डे पानी पीना था, 2 दिन में 3 दिन में पीना था पानी को। तो अगले दिन दिवाली थी, तो दिवाली से 1 दिन पहले मैंने जोत जलाई, दिन वाइफ ने जो आरती की थी। तो मैं गुरुजी की फ़ोटो के सामने बैठ के बहुत रोया। मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम वो लड़की कौन थी, लेकिन कोई बच्चा 84 लाख जूनियर भूतने के बाद आता है और चला जाता है,
तो बहुत बुरा होता है, उसके कर्म कितने बुरे होंगे। लेकिन बाद में मुझे गुरुजी ने बताया, कहते कमलिया ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਵੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ नहीं आ सकिया। तो ये तो बाद में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया, तो मैं बहुत रोया गुरुजी की फ़ोटो के सामने बैठ के। गुरुजी मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन था कौन नहीं था, बट मैं एक चीज़ जरूर चाहता था कि वो बच्चा जो भी था उसके शायद अगले जन्म सुधर जाते। अगर आप एक बार उसको दर्शन दे देते तो उसके अगले जन्म तो सुधर जाते। ये जन्म जो ख़राब हो गया वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले जन्म तो सुधर जाते ना उसके। तो सेम नाइट गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ है, तो मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे पीछे आके गुरुजी खड़े हो गए, कहते नरेंद्र उठ। तो मैंने जैसे पीछे देखा, गुरुजी ने लाल सुर्ख एंड रेड कलर का चोला पहना हुआ है और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर। कहते नरेंद्र उठ चलिए। तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है? पुछी दा नहीं हुंदा गुरुआं नूं चल पईदा हुंदा है। तो मैं गुरुजी के पीछे हम दोनों चले, घर से निकले। जैसे ही निकले हम लोग इमीडिएटली उसी शमशान घाट पे पहुंच गए जहाँ पे बेटी को दफनाया था, वहीं पे दोनों खड़े हैं। तो गुरुजी मुझे कहते वहाँ पे रोशनी है, कैसे रोशनी है मुझे नहीं पता, बट मैं और गुरुजी खड़े हैं दोनों। गुरुजी कहते नरेंद्र जल्दी जल्दी जगह खोदना शुरू कर। तो मैंने जैसी जगह को खोदना शुरू किया, गुरुजी ने अपना एक हाथ किया तो हमारा एक हाथ और गुरुजी हमारे दो हाथ और गुरुजी का एक हाथ, इतना बड़ा गुरुजी का हाथ था। तो मैंने कपड़े के समेत बच्चे को निकाला, गुरुजी के हाथ के ऊपर रख दिया। गुरुजी कहते कुड़ी मेरे हाथ पे रख जल्दी जल्दी। तो जैसे ही बेटी को मैंने गुरुजी के हाथ के ऊपर रखा तो गुरुजी कहते जल्दी दी मुँह तो कपड़ा चक कहते नरेंद्र दूँ। जैसे ही मैंने उनके मुँह से कपड़ा हटाया तो जस्ट लाइक ए डॉल कि वो तो सो रही है बच्ची, उसको कुछ नहीं हुआ, 1.25 महीना हो चुका है बट अभी भी वो सो रही है। तो गुरुजी ने दूसरे हाथ को ऐसे किया, उसके हाथ में पानी आ गया गुरुजी के दूसरे हाथ में। गुरुजी ने बच्चे को छींटे मारे तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बार गुरुजी ने हाथ किया, फिर गुरुजी के हाथ में पानी आया, पानी नहीं था वो अमृत था गुरुजी के हाथ में। फिर गुरुजी ने छींटे मारे तो बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र कुड़ी चाहिदी है। तो मैं चुप। तो ही से नरेंद्र कुड़ी चाहिदी है। तो मैं कुछ नहीं बोला। गुरुजी कहते मैंने सेकंड टाइम बोला, मैं कहा नहीं गुरुजी। ही से कमलिया इस कुड़ी पिछे दोबारा नहीं रोना हैगा। कहते 1000 साल की तपस्या करने के बावजूद भी किसी को मोक्ष नहीं मिलता। ऋषि मुनि जंगलों 'ਚ बैठे रहते हैं 1000 साल कि मोक्ष मिल जाए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। तेरी कुड़ी 9 महीने के मेरे तो मोक्ष लैके चलेगी कहते। और देखते देखते इसकी लाइट निकलती है गुरुजी के, यानी कि उस बच्चे की बॉडी से लाइट निकलती है और जाके गुरुजी के अंगूठे में समा जाती है। तो गुरुजी ने ये प्रूव कर दिया कि वो बच्चा मेरे पास है। वो आज की डेट में भी अगर मैं बोलूँ तो अभी भी गुरुजी प्रूव कर रहे हैं तेरी कुड़ी मेरे कुले है। तो चलते चलते जब वो 3 से 4 साल की हो गई तो एक दिन वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि कोई इसकी डेथ हो गई है वाइफ की और इसके पीछे जमदूत पड़े हुए हैं इसको लेके जाने के लिए। तो ये भागती जा रही है और एक जंगलों के बीच में, पानी के बीच में, पहाड़ों के बीच में भागती जा रही है और वो 2 जो जमदूत थे वो इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तू जहाँ मर्जी भाग ले, हम तुम्हें लेके जाएंगे, तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली एक लॉन आता है, बाग आता है, मेरी वाइफ उसमें एंटर कर जाती है। जैसे ही वो एंटर करती है तो वो दोनों जमदूत बाहर रुक जाते हैं, वो उसके अंदर नहीं जाते। तो ये भागती जा रही है, चलो अब तो वो रुके अंदर नहीं आएंगे। ये भागती जा रही है, दिन दूर जाके देखती है अंदर बीच में एक छोटी सी 3 से 4 साल की बच्ची है, पिंक फ्रॉक पहनी हुई है और वो चेरी और स्ट्रॉबेरी तोड़ के अपनी फ्रॉक में रख रही है। तो इसने कुछ नहीं पूछा, इसने सिर्फ इतनी ही बात की, बेटा यहाँ पे मेरे गुरुजी रहते हैं, कहाँ पे हैं? उसने कुछ नहीं किया। उसने कैसे फिंगर की कि ऊपर एक कमरा है। जैसे वो देखा पहले कुछ भी नहीं था, लॉन था और उसके बीच में 10 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और एक सिंगल रूम बना हुआ है। तो जैसे उस बच्चे ने ऊपर इशारा किया तो वाइफ भाग के ऊपर जाने लगी कि शायद मेरे गुरुजी, तो इसने बोला ऊपर है तो ऊपर जाने लगी। तो जैसे ही ऊपर जाने लगी तो इमीडिएटली ऊपर से 5 सीढ़ियाँ नीचे गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी ने स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं, ट्राउज़र पहनी हुई है, टी-शर्ट ली हुई है और लोई लेके जैसे क्रॉस करके लेते थे वो लोई ली हुई है। तो कहते डिम्पल आंटी तू कित्थों आ गई, तेन तो बुलाया नहीं असी हजे। तो वो चुप कर गई। तो कहते गुरुजी वो ना 2 मेरे पीछे पड़े हुए थे, कहते तेरी डेथ हो गई है। गुरुजी कहते ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई भी एंटर नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूँ। तो गुरुजी ने जस्ट लाइक ए चाइल्ड, जैसे अपनी बेटी को बाप
गलबकड़ी में लेता है, इसकी कंधे के ऊपर हाथ रखा और बातें करते करते नीचे सीढ़ियाँ उतर के आ गए। जैसी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए तो वो बच्चे के पास आके गुरुजी खड़े हो गए। कहते भाई पूछ दिया, गुरुजी ये बच्चा कौन है बेटी लड़की जी? तो गुरुजी कहते ये चली है। कहते मैं इहनूं कहना जा जाके दुनिया च जा, जाके दुनिया का रंग मान, दुनिया के रंग देख, रंग कहे जने गुरिया दुनिया दे। तो कहते मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। कहते चली है तो मेरे को ही रहती है। तो ये ड्रीम ख़त्म हो गया। तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर 2000 मेरे ख्याल से 13-14 में एम्पायर स्टेट में सेलिब्रेशन होता है, एम्पायर स्टेट में बर्थडे गुरुजी का 6 जुलाई को। तो 5 जुलाई को हम लोग एम्पायर स्टेट में रहते थे, हमारे पास ही एक आंटी रहते थे। तो उन आंटी को ड्रीम दिखाते हैं 5 तारीख को कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में एंटर कर रहे हैं और उनके साथ एक लड़की है जिसकी एज 11 से 12 साल की होगी। 11-12 साल की एक लड़की है और पिंक कलर का उसने पजामी सूट पहना हुआ है, बिल्कुल इक्वल टू गुरुजी वाली हाइट है उसकी। तो वो गुरुजी के साथ बहुत ही स्मार्ट है वो आंटी, कहते जो भी बच्चा है वो, जो भी लड़की है बहुत स्मार्ट है। और वो दोनों गुरुजी और वो दोनों गुरुजी के रूम में चले जाते हैं। गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ है। गुरुजी अपने रूम में जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद 5-7 मिनट के बाद दोनों बाहर आते हैं। तो वो आंटी के पास आके खड़े हो जाते हैं। आंटी ने गुरुजी को अगेन माथा टेका, कहते गुरुजी ये कुड़ी कौन है? कहते नरिंदर दी कुड़ी 12 साल 11 साल दी होगी ना, मेरा जन्मदिन सैलीब्रेशन करने पिछे आई है मेरे नाल। अज 6 तरीक को एम्पायर स्टेट होगा तो 7 तरीक को बड़े मंदिर असी सैलीब्रेशन करके फिर मेरे नाल वापस जाएगी। मतलब ही प्रूव इट कि वो तो मेरे साथ ही तो बैठी है और कहीं नहीं है। तो गुरुजी ही हमारे साथ हैं। हम सबको अगर सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें लड़ लगा लिया, हमें छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ते हमें। तो गुरुजी की लीला ऐसे ही बहुत ब्लेसिंग्स हैं, जितनी सुनाते रहो। कहते हैं ना गुरु कहते हैं इन्नी दे देनी है तू सारी ज़िंदगी सुनाई चलो, तब भी आपकी ब्लेसिंग किसी से मैच भी नहीं करेगी। और कभी किसी से कंपेयर भी ना करो, इसको इतना दे दिया मुझे क्यों नहीं दिया। तो ऐसे ही मैं 2000 की बात होगी तो मैं अब 2001 की बात होगी, मैं पंडितों के चक्कर में बहुत जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी के पास भी जाता था, बट पंडितों के पास भी जाता था। तो मैं अपने स्कॉलर के पास गया, मैंने अपने बेटे की जन्म पत्री दिखाई कि आप इसकी जन्म पत्री देख के बताओ। तो उसने कुछ नहीं बोला। तो ही सेज कि नरेंद्र ये साल तेरे बेटे के लिए बहुत भारी है, इसको कोशिश करो स्कूल से हटा लो। अगर मैं आपको जन्म पत्री अभी मेरे पास पड़ी है, जिन्होंने बनाई है वो पत्थर पे लकीर हैं, जो बोल दिया वो सत्य। उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है ये बच्चा अल्पायु है और इसकी आयु 8 साल की है, इसकी एज 8 साल की है। अगर भगवान शिव चाहे तो इसकी लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो मैंने उन्होंने बोला स्कूल से छुट्टी करवा लो। देखते, मैं कहा अंकल देखो अभी तो नहीं करवाऊंगा, छुट्टी थोड़े दिनों में, जैसे ही स्कूल बंद होंगे नेक्स्ट ईयर में मैं इसको हटा लूँगा, 1 साल के लिए ड्रॉप करवा दूँगा। तो 25 दिसंबर 2001 को गुरुजी जलंधर आ गए। तो न्यू साल का न्यू ईयर फंक्शन सेलिब्रेशन हो गया। उसके थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने बुलाना शुरू कर दिया। तो मैंने ऐसे एक दिन अंकल थे जो गुरुजी के ड्राइवर थे, शगन अंकल, मैंने उनको बोला अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुरुजी से बोल दो, मेरे एक ही बेटा है। तो पंडित ने ये बोला है कि इसकी एज बहुत छोटी है, 8 साल की एज है और ये साल इसकी ज़िंदगी का आखिरी साल हो सकता है, तो अगर प्लीज़ गुरुजी को जाके बोल दो। तो अंकल ने मुझे बोलना शुरू किया, कहते नरेंद्र तू इतने साल हो गए तुझे गुरुजी के पास आते, अभी भी तो गुरु को नहीं समझा। गुरुजी बार बार एक ही चीज़ तो बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट एप्लीकेशन लानियाँ सीखो, कोई मीडिएटर नहीं है यहाँ पे। मैं गुरुजी को जाके बोल सकता हूँ कि गुरुजी नरेंद्र ने आपसे बात करनी है, उसके आगे आप जानो गुरुजी जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं उसमें। तो अंकल अंदर गए गुरुजी के रूम में, तब तक संगत नहीं आई थी। तो हम लोग सेवा में ही थे, बट हॉल में बैठे थे जलंधर गद्दी के पास। तो अंकल ने जैसे ही अंदर गए इमीडिएटली बाहर आ गए कि नरेंद्र जल्दी गुरुजी बुला रहे हैं। तो जैसे ही मैं गया गुरुजी के रूम में, माथा टेका, तो प्रीति आंटी हैं जलंधर में, वो गुरुजी के लिए सूप लेके गई हुई थी और वो सूप पी रही थी। तो इमीडिएटली जैसे आके मैंने माथा टेका तो गुरु कहते हाँ की हो गया। तो मैं कहा गुरुजी वो पंडित ने ना ऐसे ऐसे बोला है कि अक्षय की लाइफ छोटी है। कहते पंडितां ਚੱਕਰ 'ਚ नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ, पंडितां ਨੂੰ अपनी उम्र का पता नहीं यार, दूजिਆਂ ਦੀ उम्र का की दसणगे। पंडित ਨੂੰ पता है अगला साह ਉਹਦਾ आना है कि नहीं आना। जिंदगी और मौत 2 चीज़ें भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए पुठे पंगिਆਂ 'ਚ नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡ तू आंटी ਨੂੰ सत्संग सुना,
अगर मैं उस टाइम तक की बात करूं, मैं संगत को नॉर्मली हार्डली मेरे ख्याल 4 से 5 या 7 सत्संग सुनाता था, जिसको मैं समझा यही मेरी ज़िंदगी में अभी तक गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो मैंने जैसे ही आंटी को सत्संग सुनाना शुरू किया तो गुरु से अभी सुना, अभी सुना, अभी सुना, देन ही 5 से 50 बना दिए उन्होंने। देन ही से नरेंद्र, जो गुरुआं दे लड़ लगते हैं ना, कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस। तुम्हारी ज़िंदगी में वही होता है जो गुरु चाहता है, तो तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होता जब तुम गुरु के पास लड़ लग जाते हो। तो सुनाते सुनाते मैंने सारा सुनाते, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला लास्ट पे। अब ये आपको एक छोटी सी उम्मीद होती है गुरुजी कुछ तो बताएंगे, कुछ तो उपाय ही बता देंगे, लोटा बोल देंगे कि लोटा लेके आ जा, कुछ और लेके आ जा, तो कुछ भी नहीं। तो गुरु कहें जाके सेवा कर, चाय प्रसाद की सेवा कर। मैंने चाय प्रसाद की सेवा करनी शुरू कर दी और रात को लंगर भी हो गया, सब कुछ हो गया। गुरुजी कुछ नहीं बोले। जैसे हम लोग जलंधर से लुधियाना आ रहे थे, वाइफ कहती गुरुजी से कुछ बात हुई, गुरुजी ने कुछ उपाय बताया, मैं गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। सेकंड टाइम आप गुरुजी को नहीं पूछ सकते एक ही चीज़ को, आपको एक ही बार पूछ लिया बस वही बहुत बड़ी बात है। सेकंड टाइम पूछोगे बहुत बड़ी डांट पड़ती थी। ही से जो गुरुआं दी मौज होंगी गुरु अपने हिसाब से बताएगा, ज़्यादा किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। गुरुआं पे विश्वास रखो, गुरुओं को टाइमिंग का पता है। तो एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 1 हफ्ता निकल गया। रात को जब सब कुछ वाइंड अप करने के बाद तो मैं आने लगा, तो 11:30-12 बजे जैसे ही चलने लगा मैं वहाँ से, तो गुरु से नरेंद्र, मैं ना बद्दन अंकल हैं, गुरुजी की बहुत ही लाडली संगत, प्यारी संगत हैं, ਉਹਦੇ घरे जा रहे हैं, तो उसके घर पे फंक्शन रखा हुआ सत्संग और तूने आना है। गुरु आपको इनवाइट करे, आपसे लक्की कोई नहीं हो सकता, और अब गुरु को मना करो, आपसे अनलक्की कोई नहीं हो सकता। मैंने बोला, क्योंकि गुरुजी बहुत ही लिमिटेड संगत को अपने साथ लेके जाते थे संगत में। मैंने कहा गुरुजी मेरा आना कल बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ जाना है और मेरी चंडीगढ़ में मीटिंग है। ही से मैंने तुझे इनवाइट कर दिया, आना ना आना तेरी मर्जी है, लेकिन हाँ जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं बद्दन के घर से वापस नहीं आऊँगा। ये गुरुजी का प्यार था, ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था। तो आप इसको इमोशनली ब्लैकमेल लगा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन मुझे ब्लेस करना था गुरुजी ने उस दिन। बहुत करने के बाद मैं रात को 7 बजे मुझे बस मिली, लास्ट बस थी वहाँ से चंडीगढ़ से। बस में आया, गाड़ी नहीं थी मेरे पास, गाड़ी लुधियाना में खड़ी थी, क्योंकि फैमिली ने भी लुधियाना से जलंधर आना था। तो करने के बाद उसके बाद मैं रात को 9-9:30 बजे जलंधर पहुंचा। पूरी बस में चंडीगढ़ से लेकर जलंधर तक खड़े होके आया हूं बस में। तो पीएपी चौक पहुंचा, मेरे दोस्त थे, जो मेरे कलीग थे मेरे साथ थे, वो मुझे लेने के लिए आए। वहाँ पे गुरुजी के पास पहुंचा, हंस जी गुरुजी के चरणों में बैठ के पंजाबी गाने सुना रहे हैं और गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे हैं संगत को। मैं भी क्यू में लगा, तो जैसे ही मुझे हलवा प्रसाद दिया तो गुरु जी कहते जा जल्दी लंगर करके आ। ही सो केयरिंग गुरु, ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। ही से बहुत दूरों आए हैं, सफ़र करके ट्रैवलिंग करके आए हैं, जल्दी जाके लंगर खा के आ। तो मैं लंगर करके जल्दी वापस आया। मेरे ख्याल एक चपाती या एक पूरी ली होगी। क्यों? ये टाइम जो गुरुजी के साथ मिल जाएगा जो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने कब आपको बोल देना चंगा छुट्टी तो पता नहीं। तो करने के बाद मैं दोबारा जल्दी लंगर किया, आपके गेट के ऊपर खड़ा हो गया। गुरुजी अपने हाथ वॉश करके बैठ गए और गुरुजी के पास ही एक थाली पड़ी हुई थी हलवे प्रसाद की, वो एज इट इज़ पड़ी थी, बट गुरुजी हाथ वॉश करके बैठे हुए। 5 मिनट से 10 मिनट के बाद गुरुजी पंजाबी गाने हंस जी को बोल रहे, अभी गाना सुना। तो उसने 1 या 2 गाने सुनाए, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, इशारा किया आने के लिए किसी को। तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तुम्हें बुलाया, किसको बुलाया। तो कोई नहीं जा, ऐसे नहीं है कि कोई भी जा सकता था, क्योंकि गुरुजी बुला रहे हैं, किसको बुलाया है उसी को जाना है। अगर कोई दूसरा जाएगा तो डांट बहुत पड़ती थी। तो करने के बाद तो मैं गुरुजी कहते नरेंद्र उरे आ। तो जैसे ही मैं गया, गुरुजी ने दोबारा हलवा प्रसाद उठाया और उठा के मुझे मेरे हाथ में रख के कहते लफड़ तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती। कहते नरेंद्र, संगत नूं कदे मान नहीं करना चाहिए। मेरे घरे सत्संग हो रहा है, सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, संगत गुरु डिसाइड करता है, टाइमिंग गुरु डिसाइड करता है, किसका कल्याण किस संगत में लिखा हुआ है ये गुरु डिसाइड करता और कोई नहीं डिसाइड करता। इसे तेरे मुंडे का कल्याण बदन दे घरे कल्याण लिखा हुआ सी, मैं इसको बड़े मंदिर या छोटे मंदिर में भी तेरे बेटे का कल्याण नहीं कर सकता था। क्यों? जगह मैं डिसाइड करके रखी हुई सी, बदन दे घरे सत्संग होना, तेरे मुंडे का उत्थे कल्याण करना है। तो उसके बाद सब कुछ वाइंड अप, गुरु कहन जा जलंधर मंदिर जा और
उत्थे जाके फिर आपां चाह प्रशाद पीने। उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर आए, चाय प्रशाद पी, तो सॉरी जलंधर मंदिर आए, चाय प्रशाद भी गुरु जी ने छुट्टी दे दी। फिर गुरु जी ने एक छोटा सा लॉकेट ब्लेस करके दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरु जी आज की डेट में भी हमारे साथ खड़े हैं। अभी 3 साल पहले की बात हो गई, इस बर्थडे से 2 साल पहले, तो मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में है, तो उसकी सेवा लगी थी कि सुबह उसको फूल लेके आने हैं। तो डिम्पल है, मेरी सिस्टर है वहाँ पे, मेरी कज़न सिस्टर है, गुरुजी की सिस्टर ही सब। आजकल तो भाई बहन जो हैं वो सारे गुरुजी की संगत वाले ही हैं। तो डिम्पल वहाँ पे थी, तो डिम्पल ने मेरे बेटे की फूलों की ड्यूटी लगाई थी। तूने फूले फ्लावर्स मंडी से सुबह फ्लावर लेकर, वो जो फ्लावर्स मंडी है मॉर्निंग 2:30 पे खुलती है। तो इसने बोला हाँ हाँ आंटी मैं चला जाऊँगा, लेकिन इसके घर से भी 1 घंटे का गाड़ी से ड्राइव था। आंटी मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन ना लो। तो रात को 11 बजे उसका फिर फ़ोन आना शुरू हो गया। जैसे सो गया, क्योंकि अपने कॉलेज से आया था, सो गया। इसने 2-3 अलग अलग अलार्म लगा दिए कि मुझे सुबह फ्लावर लेने जाना है। तो रात को डिम्पल का फिर फ़ोन आया, इसने नींद में ही उसको मना किया, आंटी मुझे मालूम है मेरे अलार्म लगा, मैं उठ के चला जाऊँगा। उसने फिर 11:20 11:30 किया होगा, फिर 11:45 किया होगा। जब 3 बार अलार्म लगाने के बाद भी ये सो गया। कहते आंटी टेंशन ना लो, मुझे मालूम है जाना है। तो जैसी 3rd टाइम इसने फ़ोन रखा, तो गुरुजी इसको विज़न दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं कि इसके पास जो होंडा सिटी कार है वो पूरी तरह एक्सीडेंटल हो चुकी है, पूरी मैश हो चुकी है, और मेरे बेटे की डेड बॉडी उस गाड़ी के बाहर पड़ी है। ये मेरे बेटे के ड्रीम में दिखा रहे हैं। तो जैसे ही उसको देखता है, आप कहता मैं अपनी ड्रीम में भी डर गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो जैसे ही इसने देखा, तो अभी ये देख ही रहा अपने ड्रीम में, इमीडिएटली गुरुजी इसके पास आके खड़े हो गए। गुरुजी ने स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं, ट्राउज़र पहनी हुई है, टी-शर्ट पहनी हुई है। तो गुरुजी ने आके बेटे को उठाया, कहते अक्षय उठ। कहते अक्षय 3 बार तेनू डिम्पल का फ़ोन आया तेनू उठाने पिछे, मैं 11 बजे तो लैके 12 बजे तक तेरे सराहने खड़ा सी। क्यों? वो तेरी मौत का टाइम सी। कहते तेनू 3 बार फ़ोन आया है, वो डिम्पल नहीं फ़ोन कर रही सी, वो काल तेनू फ़ोन कर रहा सी कि मैं तेनू बुलाना है। कहते लेकिन जो गुरु ने ही तुहानू ब्लैस करता, कहते काल दी भी की मजाल आ, छू जवे। कहते मैं 1 घंटे लगातार तेरे सराहने खड़ा, तू 3 बार उठने की कोशिश की है, मैं 3 बार तेनू सुलाता। क्यों? जे तू 11 बजे अपने घरों निकल जाता, जो तू सीन ड्रीम च देख रहे हैं ये रियलिटी तेरे नाल होना सी। कहते लोग मेरा बर्थडे सैलीब्रेशन कर रहे हैं, लोग मेरा बर्थडे सैलीब्रेशन कर, और तेरा गुरु तेरी लाइफ ब्लैस करके जा रहा है। कहते दस इस तो बड़ी ब्लैसिंग गुरु होर की दे के जावे, कहते किसी ने। तो ये गुरु जी ने ब्लैसिंग दी उसको। तो सेम टाइम रात को उसको ड्रीम दिखाया 12:30 बजे, मॉर्निंग मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं 5 साढ़े 5 का टाइम होगा, और उसको दिखाते हैं कि एक गुरु जो मेरे बेटे ने मेरे वाइफ को फ़ोन दिया था, उस फ़ोन को पकड़ के गुरुजी खड़े हैं। कहते आंटी फ़ोन केड़ा? सैमसंग का फ़ोन है। गुरुजी स्क्रॉल करते थे फ़ोन, गुरुजी को आदत होती थी आपका फ़ोन पकड़ के उसको स्क्रॉल करते रहते थे। स्क्रॉल करने के बाद नंबर क्या है, फ़ोटो क्या है, ये क्या है, वो क्या, तो गुरुजी सब कुछ देखते रहते थे। तो जैसे ही उसको देखा, तो उस समय 2007 तक उसमें वाईफाई का कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता था। ही से वाईफाई देखा, आंटी एक ही है। तो गुरुजी ये वाईफाई होता है, हम किसी को फ़ॉरेन में भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कहते आप आंटी अक्षय नाल भी गल कर सकते हैं? कहते हाँ जी गुरुजी अक्षय नाल भी गल कर। चल फिर मिला अक्षय नूं फ़ोन, आप अक्षय नाल गल करते हैं। तो इन्होंने जैसे ही फ़ोन मिलाया तो ड्रीम ख़त्म हो गया। बट जैसे ही बेटे का फ़ोन आया, तो गुरुजी ने सिर्फ वाइफ को ये प्रूव करने के लिए किया था, आंटी मैं बेटे नूं ब्लेस करता। तो मतलब गुरुजी तो आपके हर पल आपके साथ खड़े हैं, तो उस चीज़ के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते कि कहीं गुरु चले गए। ऐसे ही एक दिन मैं अहमदाबाद, मेरी पोस्टिंग थी, तो अहमदाबाद पोस्टिंग के बाद गुरुजी का होता था कि मुझे लुधियाना बहुत कम जाने देते थे। अब उनकी वही जानते हैं क्या है, उनकी लीला नहीं है। तो एक दिन मुझे बहुत ज़रूरी काम था बैंक का, तो मुझे जाना है। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ जाया। फिर कहते अच्छा वापस कदों आना है? मैं कहा गुरुजी मैं ना मंडे की मेरी फ़्लाइट है शाम को 5:30 बजे, मंडे को वापस आऊँगा। तो अब आपको एक लालच होता है, जब गुरु आपको प्यार देता है तो आप गुरु जी से बोल देते हो गुरुजी मंडे को अगर आप बोलो। गुरु कहते नरेंद्र मेरिया सीढ़ियाँ लैके ना कोरियर मैनू सीढ़ियाँ लैके आ जी। मैं कहा गुरुजी मंडे को मैं लेके आ जाऊँ? ही से तू कौन सा VVIP है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारी संगत के लिए बंद है, तो तेरे लिए भी बंद है। तू कोई VVIP नहीं है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर प्यार मिलता था, आपकी उतारी भी अच्छी तरह जाती थी। तो ही से तो कोरियर कर दी। मैंने सैटरडे को सीढ़ियाँ ली, संडे को शॉप पे जाके कोरियर दे के आ गया। 12:30 में दे के आया, तो 1:30 बजे गुरुजी का फ़ोन आ गया। कहते हाँ
कित्थे मेरा कोरीअर दे आया सीढ़ियां दा? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तू ही आ जा यार फिर। कहंदे आ जा, नाले सोमवार दा दिन है, नाले शिव दा लंगर प्रशाद लै जी, नाले कहंदे गुरुआं दे ब्लैसिंग लैके चले जाई, लंगर प्रशाद करके जाई। फिर कहंदे देख ला फिर ब्लैसिंग मिल के लैके जाई। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। आई एम सो हैप्पी कि गुरु जी ने तुहानूं एक एक्सट्रा दिन तुहानूं एज ए बोनस एज ए बोनांजा तुहानूं मिल गया। तो जदों ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, मैं 3 व्हीलर कीता सी, उस टाइम ओला उबर नहीं थी, दूसरी टैक्सी बहुत महंगी होती थी। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट ऑटो वाले को बोला भाई तू अभी यहीं रुक जाना, जितना टाइम भी लगेगा मैं तुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा, वो रुक गया। तो जैसे ही मैं किचन के थ्रू अंदर जाने लगा, क्योंकि मेन गेट तो खुलता नहीं था, जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो आंटी थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे रोका, कहते नरेंद्र अंकल किधर? तो रेखा आंटी थे, उन्होंने रोका कि नरेंद्र अंकल किधर? मैं कहा आंटी गुरुजी को ना सीढ़ियाँ देनी। कहते नरेंद्र अंकल मुझे सीढ़ियाँ दे दो, गुरुजी तो है नहीं। मैं कहा आंटी मैं भी सेवा में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है, गुरुजी सामने शीशे के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि आसन के ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं या डेस्क के ऊपर बैठे हैं। गुरुजी बोल देते थे कह दे गुरु है नहीं। तो मैं कहा आंटी गुरुजी ने मुझे बुलाया था और बोला था माथा टेक के जाना और लंगर करके जाना। कहती नरेंद्र अंकल आपके अभी आप एम्पायर स्टेट का गेट भी एंटर नहीं किए होंगे, 5 मिनट पहले गुरुजी ने फ़ोन किया है, नरेंद्र आ रहा है, नरेंद्र नूं अंदर नहीं आन देना हैगा। नरेंद्र नूं चाह प्रशाद पिला के, मिठा खिला के, नाल एक मिठाई का डब्बा दे के वापस भेज दी, अंदर नहीं आना चाहिए हो। मैं कहा आंटी नहीं गुरुजी ने बोला था लंगर करके जाना है। तो नरेंद्र अंकल मैं क्या बोलूँ, जो गुरुजी का हुक्म है मैंने आपको सुना दिया, बाकी आपकी मर्जी है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, इतनी दूर से आए, गुरुजी ने बुलाया, कम से कम दर्शन ही दे देते, अब तो 1 महीने के बाद जाके मौका मिलेगा। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा, 5:30 मेरी फ़्लाइट थी। मैंने जैसे ही बोर्डिंग हो गई, जैसे टेक ऑफ होने लगा 5:30 5:45 पे, तो उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। हम बोर्ड हो गया, बैठ गए अंदर, पानी की बॉटल्स आ गई, तो उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। आधा घंटा डिले हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट थी, तो पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी की आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, किसी को किसी फंक्शन पे जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो चलते चलते 7:30 से 7:30 हो चुके थे। तो उन्होंने फाइनली अनाउंस किया अभी इंजन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और दूसरी फ़्लाइट हमारे पास अरेंज नहीं हो रही है। जब तक नहीं अरेंज होगी हम आपको नहीं भेजेंगे। आप एक काम करो, आप लोग सब अपना बोर्डिंग पास कैंसिल कराओ और जाके डिनर लॉन्च में करो। 8 सवा 8 का टाइम होगा। तो हम लोग लॉन्च में गए, अपना डिनर वगैरह किया। जैसे ही वापस आए, मेरे ख्याल 9 बजे का टाइम, 9 से 9:10 के बीच में टाइम, 9 से सवा 9 के बीच में टाइम होगा। जैसे ही बाहर आए तो इमीडिएटली मिस कॉल के मैसेज गिरने शुरू हो गए। तो 3 से 4 कॉल गुरुजी की आई हुई थी। अब गुरुजी की एक बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी, गलती से भी मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो अब आप कैसे गुरुजी को फ़ोन करोगे? तो वेट कर सकते हो। तो 9:15 हो गए, 9:20 हो गए, 9:20 हो गए। तो इमीडिएटली गुरुजी का फ़ोन आया। तो जैसे ही गुरुजी का फ़ोन आया, मैंने कहा गुरुजी पैरी पैना कितने? मैं कहा गुरुजी एयरपोर्ट। क्यों जहाज़ चलिया नहीं? तो मैं चुप। कहते क्यों जहाज़ चलिया नहीं? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते कमलिया अज जहाज़ क्रैश होना सी, ये फ्लाइट क्रैश होनी सी, इस फ्लाइट दे विच तू जा रहे हैं, तेरे करके मैनू पूरी दी पूरी फ्लाइट ब्लैस करनी पैगी। कहते क्यों? रब भी कई बार मजबूर हो जाता वै, अपने एक भगत के कारण इन्नियां जाना ब्लैस करनियां पैंदियां। कहते नरेंद्र जिन्ने पैसेंजर बैठे सी अज सब दी डैथ लिखी सी, तेरे कारण मैनू पूरी पैसेंजरां दी डैथ बख्शनी पैगी, अज उन्होंने लाइव ब्लैस करनी पैगी। कहते मैनू, कहते इस तो बड़ा गुरु होर की कर सकता। ही से उपर भी लिखण वाला मैं हाँ, नीचे भी लिखण वाला मैं हाँ, मैं रीराइटर हाँ, मैं तुहाडे कर्मां नूं रीराइट कर दिंदा, लेकिन 90% तुहानूं अपने कर्मां नूं भुगतान, 90% मैं तुहाडे कर्म क्योर कर दिंदा, लेकिन 10% तुहानूं भुगतान करने ही करने पैणे ने। कहते फिर मैनूं गुरु जी ने इमीडिएटली रिपीट कराया, कहते कमलिया जे मैं तैनूं अज दर्शन दे दिंदा, तैनूं बुलाया सी सीडी बुलाने वेले, जे मैं तैनूं दर्शन दे दिंदा तेरी फ्लाइट भी खराब नहीं होनी सी, लेकिन मैं इन्नियां जानां ब्लैस कर रहे हैं, इन्नी लाइफां ब्लैस करतीआं, तां मैनूं कुछ ना कुछ तां करना पैना सी। मैं 10% उन्हां बंदिआं दी जान दे सदके तेरे कारण मैनू जहाज़ का इंजन खराब करना पड़ना। मैं तो गुरु जी ने कुछ नहीं दस्या कि की होया मेरे नाल की नहीं होया, ही से मैनू जहाज़ का इंजन खराब करना पै गया। कहते नरेंद्र हुण 9:35 ते 40 मिनट ते तेरी फ्लाइट चलेगी और 11:30 तेरी फ्लाइट भोपाल या इंदौर जाना सी, उत्थे पहुँचूगी। तो जदों ही होया सेम अज मैं गुरु जी नाल गल ही कर रहे हैं, इमीडिएटली अनाउंस हो गई तुसीं बोर्डिंग पास नवें लो ताकि फ्लाइट साडी अरेंज होगी। गुरु जी कहते चंगा नरेंद्र नमस्ते।
तो अगले रात 11:30 शार्प मैं भोपाल पहुंचा जो इंदौर सी उत्थे गया तो अगले दिन फिर दोबारा गुरु जी का फोन आया। गुरु कहते देख ला नरिंदर, रब कहते तेरा गुरु जो कर गया कोई करके दिखा सकता ही से असी प्रैक्टिकल करके दिखाई दे। असी कोई ये नहीं दिखाता भी हाँ कर दूंगा, माला फेरो, पाठ करो, दान करो, असी प्रैक्टिकल करके दिखाई दे ये मैं कर सकदा वां। कोई जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकदा। जिथे साइंस खत्म हो जाएगी, जिथे मैडिकल खत्म हो जाएगी, उत्थे मेरे काम शुरू होंगे ने। तो गुरु जी की लीला को आप कहीं पे कोरिलेट ही नहीं कर सकते कि गुरु जी आपको ब्लेस कैसे करेंगे। और ज़रूरी नहीं होता कि आपके कारण कितनी दुनिया को ब्लेस करेंगे, ये भी नहीं पता। तो ऐसे ही गुरु जी का एक सत्संग और सुनाता हूँ। तो गुरु जी ने मैं अगर बोलूँगा कि मेरी पूरी फैमिली की लाइफ ब्लेस करके रखो, कितनी बार ब्लेस की है इसके बारे में भी नहीं मैं बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी फैमिली की लाइफ बहुत बार ब्लेस की है। मैं अभी रिसेंटली आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। मेरे बेटे ने अभी जनवरी में 5 जनवरी को सिडनी से दिल्ली आना था। तो उन्होंने वहाँ पे कैनबरा में सत्संग रखा हुआ सब 20 से 22 दिसंबर के आसपास। उनका ये प्लान था कि मैं थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा पे करके मैं प्रीपोन करवा लूँगा, क्योंकि वहाँ से एक हफ़्ता 10 दिन की टोटल बंद हो जाता है जितना भी फॉरेन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है। तो इन्होंने जैसे ही सत्संग रखा था 15-20 लोग थे, कुछ लोग सिडनी से भी आए थे कैनबरा। तो एक लड़का था लुधियाना से ही है, उसकी समाधि लग गई। तो उसको क्या है, सामने गुरुजी आसन के ऊपर बैठे हैं और गुरुजी ने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। कभी गुरुजी शिव जी का रूप बना रहे हैं, कभी खुद उसको बैठे हैं और उससे बहुत बातें कर उस लड़के से। देन थोड़े टाइम के बाद उस लड़के को कहते उसका नाम लेके अक्षय को बोल 5 मिनट मेरे साथ भी तो बैठ जाया कर। हम सेवा करते हैं लेकिन गुरु के साथ भी 5 मिनट तो हमें बैठना चाहिए। ही से सेवा करदा फिरी जांदा वै, भज्जी जांदा वै, लेकिन इसको बोल गुरुओं नाल भी तो 5 मिनट बैठ जाया करे। गुरुओं के साथ भी तो बैठो, वो भी तो कनेक्शन बनाओ, वो भी ज़रूरी है। सेवा भी ज़रूरी है, गुरु के साथ बैठना भी आपको ज़रूरी है। तो उसने बुलाया, तो इसने पहले मना किया, फिर उसने बोला नहीं, बोला उसने इशारा किया तो ये समझ गया। तो जैसे ही बैठा, इसकी आंखें बंद की, तो मेरे बेटे को समाधि लगाना टोटली बैन है। गुरुजी ने इसको बैन करके रखा हुआ है। तूने आंखें नहीं बंद करनी, किसी भी संगत में जाके आंखें नहीं बंद करनी। क्यों? जैसे ही वो आंखें बंद करता है वो इमीडिएटली गुरुजी से कनेक्ट कर जाता है। तो ही से अभी तेरी एज नहीं है, बहुत छोटी एज है। समाधि में जाना बहुत आसान है लेकिन समाधि से वापस आना बहुत मुश्किल है। एक पूर्ण गुरु की कृपा से ही आप समाधि से वापस आ सकते हो, बिना उसके नहीं आ सकते। तो जैसे ही समाधि में बैठा तो सामने गुरुजी बैठे हैं। तो इंसिडेंट क्या हुआ था, एक आंटी कोई सिडनी से गई थी, वो 2 माला लेके गई थी रुद्राक्ष की, और उसने बोला कि अक्षय गुरुजी ने बोला है ये रुद्राक्ष की माला तुम्हें दे दो। तो हमें गुरुजी ने एक बड़ी सिंपल चीज़ बताई है, अगर मुझे कोई चीज़ देनी होगी तो मैं अपने हाथ से तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करके दूंगा। लोगों पे विश्वास ना करो कि कौन क्या बोल रहा है। ये गुरुजी ने बहुत क्लियर पिक्चर बोल दी थी हमें, मेरे पे विश्वास करो, सिंगल मेरे सिवाय किसी के ऊपर विश्वास ना करना। तो इसने उस आंटी को बोला, आंटी गुरु का नाम लेके मुझे कोई चीज़ ना दो कि गुरुजी ने भेजी है। गुरुजी ने मुझे भेजनी होगी तो खुद भेजेंगे गुरुजी मुझे किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लेके आए हो, आप ये बोलो कि मैं अमरनाथ गई हूँ, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ प्रसाद, मैं रख लूँगा, लेकिन गुरुजी का नाम लेके ना बोलो। तो गुरुजी वहाँ बैठे हैं, गुरुजी इससे बातें कर रहे हैं कि हाँ अक्षय तो फिर कब जाना है, क्या प्लान है, इंडिया जान दा। तो इसने बोला कि गुरुजी मैं ना 5 तारीख को जाना है। हाँ ठीक है, कट्ठे चलांगे आप दोनों ही, मेरा भी टैक्सी पैक कर ली, ਆਪਾਂ कैनबरा तो आस्ट्रेलिया तो सीधा इंडिया दोनों इकट्ठे चलांगे, मेरा सामान भी नाल ही पैक करके चली। तो तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ फिर उन्होंने बैठे बैठे सब चीज़ें, गुरुजी ने बहुत सारी बातें की बेटे के साथ। देन इसे गुरुजी ने एक हाथ ऐसे, फिर गुरुजी शिव जी का रूप बना के बैठ गए। गुरुजी के हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, गंगा निकल रही है सिर से, त्रिशूल यानी कि ऊपर जटा बनी हुई है, चंद्रमा है। तो गुरुजी ने हाथ किया तो गुरुजी के हाथ में एक रुद्राक्ष की माला आ गई। वो रुद्राक्ष की माला मेरे बेटे को देते हुए कहते, अक्षय आ फड़, मैं वो जी माला सी ना वो मैं तेरे लिए भेजी सी, लेकिन तेरा मेरे सिवाय किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तू किसी की ली हुई चीज़ों को नहीं मानता कि ये चीज़ मुझे गुरु ने दी है। जब तक मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं दूंगा तब तक तू नहीं मानेगा। तो ये है गुरु की आप हर एक चीज़ को मानना सीखो कि गुरु जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। ऐसे ही जब जलंधर में थे तो गुरु जी को ना, वैसे गुरुजी पुरानी गाड़ी लेने को हमेशा मना करते थे, लेकिन गुरुजी को उनो गाड़ी बड़ी पसंद आई थी क्योंकि उसकी डिग्गी बहुत बड़ी थी। ही से ये पुरानी गाड़ी ले ले क्योंकि इसमें डिग्गी बहुत बड़ी है, और जब आप दिल्ली चले जावांगे ना तो दुगरी से पंजाब से जब सामान जाना होगा तो इस डिग्गी में बहुत सामान आ जाएगा। तो ठीक है गुरुजी,
जैसे कि सामान क्या जाना, सब्जियाँ जानी हैं, कुछ और जाना है, बस यही कुछ आता था और तो कुछ नहीं था। मैं ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी जलंधर से दिल्ली आ गए, वो गाड़ी ले ली। तो चलती रही। एक दिन गुरुजी ने बोला कि नरेंद्र, मेरा लंगर लेके तू गौरव को मलेरकोटला से लेके गुरुजी के भतीजे को तू दिल्ली आ जा। गौरव शुरू से मेरे साथ आता रहा है, बच्चों की तरह हैं मेरे। तो मैं जब लेके आया, उसने बोला अंकल एक काम करो, हम लोग ना करनाल में मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ आ रहा हूँ, डॉक्टर गुरविंदर के साथ, आप सब वहाँ पहुँचो तो हम वहाँ से इकट्ठे चलेंगे। तो हम लोग 7 बजे मेरे ख्याल से हम लोग झील मिल के ऊपर वहाँ पहुँचे। हम लोग चाय वगैरह पी 7:30 बजे। तो जैसे ही 7:30 वहाँ चलने लगे तो मटकन आंटी, शिवरात्रि नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, और गुरुजी के क्लास फेलो थे निर्मल सिंह गिल। हम उनको ढूंढ के लेके आए थे, गुरुजी ने बहुत पीछे पड़े हुए थे। नरेंद्र मेरे दोस्त को ढूंढ के लेके आ, मेरे बचपन के दोस्त को लब के लेके आ। तो वो हमारे साथ ही थे। तो चलते चलते हमने उनको बोला वहाँ से जैसे ही चले तो मैं थोड़ा सा पानीपत क्रॉस किया तो ऐसे लगा जैसे मेरी 7:30 बजे मटकन आंटी गुरुजी के पास खड़ी हैं एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी बोल रहे हैं नरेंद्र ਨੂੰ नौकरी भी चाहिए है तो नरेंद्र ਨੂੰ गुरु भी चाहिए है। एक म्यान दे विच इक्को ही तलवार रहिंदी है, एक म्यान च 2 तलवारां रहिंदियां। नरेंद्र ਨੂੰ चूज़ करना पैना है, ਜਾਂ गुरु ਜਾਂ नौकरी। ये हुण नरेंद्र दे उत्ते है, गुरु ने किहनूं चूज़ करना वै। तो वो चुप कर गए उस समय। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही चले, पानीपत क्रॉस किया तो गाड़ी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मकैनिक को दिखाया, नाइट हो चुकी थी। तो मकैनिक को दिखाया, उसने बोला नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ठीक हो जाएगा, चली जाएगी, हल्का फुल्का पेचकस है। जैसे ही हम लोग अभी थोड़ा सा आगे गए, पानीपत से आगे, तो गाड़ी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। आगे चलते चलते यानी कि सोनी मुरथल आने तक उस गाड़ी ने इतना ब्लो ले लिया, मैंने धुआं निकलना शुरू हो गया। तो मैंने इमीडिएटली गौरव को, डॉक्टर साहब को और गुरुजी के फ्रेंड को हमने भेज दिया कि आप लोग दिल्ली पहुंचो, ताकि गुरुजी लंगर की वेट कर रहे होंगे, आप लंगर ना लेट हो जाए। तो वो लोग 11:30-12 बजे वहाँ पहुँचे। हम लोग वहीं वेट करते रहे। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल के सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गाड़ी लगा ली, क्योंकि वाइफ भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे, ताकि रात को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कम से कम कुछ तो सेफ़ होके आप पेट्रोल पंप पे खड़े होके। तो मैं वहाँ पे जाके जैसे ही रुके तो वो 11:30-12 बजे पहुँचे। तो गुरुजी पूछा नरेंद्र किथे है? तो उन्होंने बोला गुरुजी नरेंद्र की ऐसे ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो तो वहीं रुका हुआ है। तो इमीडिएटली गुरुजी ने फ़ोन उठाया। तो 1 घंटे के बीच में मेरे ख्याल से गुरुजी ने मुझे 30 से 40 कॉल कर दी। ही से तेनू किने कहा सी पुरानी गड्डी लै? अब मैं ये नहीं बोल सकता गुरुजी आप ही ने तो बोला था पुरानी गाड़ी ले ले। ही से तेनू किने कहा सी एक काम कर, सारा सामान गाड़ी से बाहर निकाल और अभी पेट्रोल लेके गाड़ी को आग लगा दे। यानी कि 1 घंटे के बीच में इतनी ब्लैसिंग करते रहे, बातें करते। देन ही से एक काम कर, मैं गड्डी भेज रहे हैं, इनू ड्राइवर नाल भेज रहे हैं, और ड्राइवर ਨੂੰ गड्डी दे दी, तू उस दूसरी गड्डी 'च बैठ के आ जा। मैं गुरुजी के साथ, वो ड्राइवर रात को पहुंचा 2:30 बजे। तो हमने उस गाड़ी में सामान रखा, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी आज रात को सो गए, सुबह गाड़ी टो करवा के आप दिल्ली ठीक करवा दोगे इसको। तो हम लोग रात को सुबह पहुँचे 4:15 बजे एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी हम 4:15 पे एंटर कर रहे हैं, एम्पायर स्टेट का अंदर पहुँचे हैं, और गुरुजी 4:10 पे अपने रूम में जा रहे हैं। ही से बच्चे आ गए ने, सेफ पहुँच गए, उन्होंने को बड़े मंदिर चले जाएंगे, और जाके बड़े मंदिर लंगर भेजता मैंने, जाके बड़े मंदिर चाह प्रसाद पियो तो लंगर करो, तो कल मिलेंगे शिवरात्रि के उत्ते। तो नेक्स्ट हम लोग गए, बड़े मंदिर पहुंच गए, सेवा वगैरह की। तो जैसे ही फंक्शन शुरू हो गया शाम को, गुरुजी के क्लास फेलो आ गए, उनसे मिलिए। हम लोगों की बाहर लंगर में सेवा लगी हुई थी। तो जैसी बाद में गया तो गुरुजी को माथा टेकने लगा। तो गुरुजी कहने नरेंद्र एक म्यान 'ਚ 2 तलवारां रहिंदियां हुंदियां, हुण तैनूं डिसाइड करना पैना ਜਾਂ गुरु ਜਾਂ नौकरी। हुण तू डिसाइड कर तैनूं की चाहिए, गुरु चाहिए कि नौकरी चाहिए। गुरुजी बड़े मंदिर के आसन के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे गुरु चाहिए, गुरु है तो नौकरियाँ और काम तो पीछे पीछे भागती हैं, बाकी वो सेकेंडरी हैं, आप सबसे पहले आप ही हो। तो गुरुजी हंसने लग गए, चंगा नमस्ते। तो उसके बाद गुरुजी ने किसी आंटी को बोला, आंटी नरेंद्र की गाड़ी तूने ठीक करवानी है, पैसे तुझे नरेंद्र देगा, और अपनी गाड़ी नरेंद्र को दे दे। रीटा नारंग आंटी थी, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी। मैंने उनको पूछा कि दीदी इसमें से पेपर होंगे, कहाँ पड़े हैं? उन्होंने बोला पेपर यहीं कहीं पड़े होंगे, आप ले जाओ भैया, मैं तो बहुत कम चलाता हूँ। 2 साल में उन्होंने मेरे ख्याल से 5000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई थी, उनकी अपनी पर्सनल कार थी जो गुरुजी ने दिलवाई।
तो मैं गाड़ी लेके आ गया, डॉक्टर साहब को छोड़ा। जब मैंने अपने घर पे जाके सारा सामान निकाला और सोचा पेपर निकाल के अंदर रख दूं, तो उसमें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था उस गाड़ी में। मैंने सारी गाड़ी छान ली। मैंने जैसे उनको फ़ोन किया, मैं कहा दीदी पेपर, कहती भैया मैं कौन सा दिल्ली से बाहर जाती हूँ, यहाँ छोड़ी थी मार्केट में जाना है, वहाँ मुझे पेपरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता नहीं कहीं पड़े होंगे। तो गाड़ी ठीक हो गई। 10 दिन के बाद मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी ने अपने पास रखा हुआ था, वो उनके क्लास फेलो थे, तो गुरुजी ने अपने पास उनको रखा हुआ था। तो 10 दिन के बाद गुरुजी के रूम से ही वो फ़ोन कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है और 36 से 37 हज़ार रुपये का बिल बना है और आके अपनी गाड़ी ले जाओ। तो स्पीकर फ़ोन थे, मुझे नहीं मालूम था कि स्पीकर फ़ोन के ऊपर हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा इस गाड़ी में तो पेपर नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ से ड्राइवर करके मेरी गाड़ी भेज दो और मैं इनको वो ये वाली गाड़ी जो आंटी की गाड़ी है, दीदी की गाड़ी है, वो वापस ले जाएंगे। तो गुरुजी पीछे से बोल रहे हैं, असी तेरे नौकर थोड़ी लगे हुए हैं ਜਿਹੜੇ तेरे गड्डियाँ भेजिए, अपनी गड्डी आके खुद लेके जा। तो उसके बाद फिर मैंने अब अपने फादर इन लॉ को बोला कि गुरुजी को बोल दो कि ऐसे ऐसे पेपर नहीं है, मैं कैसे आऊँ, किसी ने रोक लिया तो गाड़ी भी बाउंड होगी, मैं भी जेल में जाऊँगा। तो करने के बाद गुरुजी ने फ़ोन किया, गुरुजी ने फ़ोन पकड़ लिया। मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे है। कहते गड्डी तू ही लेके आएगा, लेकिन सुबह 5 बजे चलेगा और 12 बजे तू दिल्ली बड़े मंदिर पहुंच जाएगा। तो 60 से ज़्यादा तूने गाड़ी नहीं चलानी, तेरी गाड़ी को कोई नहीं पकड़ेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा कोई। तो मैंने वैसे ही किया, 5 बजे चले तो 12 बजे बड़े मंदिर पहुँचे और सेवा की। सेवा करने के बाद वापस आ गए। शाम को पहुँचे तो गुरुजी अपने रूम में बैठे हुए थे। तो रूम में बैठे मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए थे, गुरुजी बैठे हुए थे, मैं था और एक शायद संगत और थी। उस दिन गिफ्ट आई थी, थोड़ी सी 20-22 गिफ्टें थी। तो गिफ्ट लेने के बाद उन्होंने, गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट उसको दे देना, ये उसको दे देना, करते करते सारी गिफ्टें उन्होंने बांट दी सारी। तो मुझे कहते, तो मैं मालिश मुलिश करने लगा, माथा मुथा टेका, मालिश कर रहा था। मालिश करते करते गुरुजी कहते नरेंद्र गड्डी चेंज कर ला। अब मुझे ये था कि मैं सैलरी क्लास वाला बंदा हूँ, तो 37,000 रुपया अगर मैं बोलूँ 2 या 3-4 मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो मुझे ये था कि मैं इस गाड़ी को चला लूँगा, अब तो ठीक हो गई है, बिल्कुल नई बन गई है, आपकी इसमें क्या प्रॉब्लम होनी है। तो मैं कहा गुरुजी कहते नरेंद्र गड्डी नवी ले ला, इनू बेच दे। मैं कहा गुरुजी इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, एक काम करता हूँ। कहते नवी गड्डी कटानी है शोरूम के विचों। मैं कहा गुरुजी एक काम करता हूँ, मैं इसको बेच के मारुति 800 AC नहीं निकलवाता हूँ, 2-2.5 लाख की है, 1.5 लाख मेरे पास होगा, प्लस एक गाड़ी बिक दे, कैश पे ले लूँगा, इंस्टॉलमेंट नहीं बनाऊँगा। तो गुरुजी के तब वर्ड थे, नरेंद्र मुझे एक चीज़ बता, तेरी ज़िंदगी को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। तेरी नौकरी किसने दी है? मैंने दी है। तुझे गाड़ी किसने दी है? मैंने दी है। तेरे किस्तां किने भरनियां ने? मैं भरनियां ने। तो तू कौन? तू खाम खा कहते अपने आप कही जाना गुरुजी मैं करना, तू कुछ नहीं करना, करन कराने वाला मैं हाँ, इसलिए गाड़ी नहीं निकलवानी है। तो मैंने चुप कर गया। तो मैं अब ये था कि गुरुजी कहते नवी गड्डी करानी शोरूम तो जांदी ही बेच दे। ठीक है, बात हो गई। तो करते करते बहुत देन उसके बाद गुरुजी ने बोला, तो उसकी जो उस समय जो गाड़ी रिपेयर हुई थी, उस गाड़ी के वो पार्ट टूटे थे जो आज तक हिस्ट्री में नहीं टूटे। जिस मैकेनिक ने किया उसने बोला कि मुझे 35 साल हो गए हैं गाड़ियाँ रिपेयर करते हुए, लेकिन मैंने ऊनों की पुली को, लोहे की इतनी स्ट्रांग होती है, उसको तोड़ना भी चाहो तो नहीं टूट सकती, उसके भी 2 पार्ट हो गए थे। तब गुरुजी कहते देख नरेंद्र, उस दिन तेरे ग्रह इन्ने खराब चल रहे सी, जिन्ने पार्ट गड्डी दे टुटे ने उन्ने पार्ट तेरी बॉडी दे टुटने सी। कहते देख गुरु ने इन्ना तेरे ते ब्लैसिंग करती, तेरी सारी तेरे माड़े कर्मां नूं, तेरे ग्रहां नूं मैं गड्डी दे उत्ते पाता। कहते देख गुरु होर इस तो बड़ी ब्लैसिंग की कर सकता है? कहते नहीं कर सकता। देख तेरी बॉडी नूं बचाने पिछे तैनूं हॉस्पिटलों तो बचा के सिर्फ तैनूं लेट करता और तेरी गड्डी मैंने पूरी तोड़ के सारी नवी बनवाती। कहते गड्डी तो नवी बन जूगी, लेकिन जे बॉडी के पार्ट टुट जान वो दोबारा बनने नहीं हैगे। तो चलने के बाद उस रात को जब हम लोग एम्पायर साइड से चलने लगे तो गुरुजी ने हल्की सी एक वर्ड बोली, चंगा नमस्ते, लुधियाने तक दी अपनी गारंटी। हम लोग ह्यूमन बीइंग जब गुरुजी हमें को ब्लेसिंग बोलते हैं या कुछ करते हैं ना, हम उसको अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। हम ये नहीं बोलते गुरुजी का लॉजिक क्या है, गुरुजी क्या बोलना चाहते हैं उस चीज़ को, हम वो नहीं देखते। हम देखते हैं हम अपने तरीके से उसको मोल्ड कर लेते हैं। तो बात चले, गुरुजी ने 2 बार मुझे बोला, चंगा नरेंद्र, लुधियाने तक दी अपनी गारंटी। तो मैंने वाइफ को जैसी गाड़ी में बोला, मैं कहा वाइफ गुरुजी ने बोला कि टेंशन लेने की लोड़ नहीं, मैं तेनों ब्लैस करता। तो मैं रस्ते में वाइफ को बोलता जा रहा हूँ कि अपा गड्डी बेचनी नहीं हैगी, गुरु से बहुत प्यार है, गुरुजी को हर रोज़ फ़ोन आता है, तो 2-4 दिन में गुरुजी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और गुरुजी को बोल दूँगा गुरुजी इतने पैसे लगे हैं, इस गाड़ी को दोबारा चला लेते हैं। तो गुरुजी
थोड़ा टाइम तो कट लिए, तो कोई गल नहीं, नई गाड़ी नहीं लूँगा। तो जैसे ही हम लोग सानेवाल पहुँचे, थोड़ा सा आगे गए, तो आगे जाने के बाद तो लुधियाना भी पहुंचने वाले थे। मैं अपने फादर इन लॉ को छोड़ा, जैसे ही अपने घर के हार्डली मेरे ख्याल से 500 मीटर दूर पे जाके उसके दोनों एक्सल टूट गए और मैंने वाइफ को सीट पे बिठाया, गाड़ी को धक्का लगाया, घर पे पहुंचा और सो गया। तो जैसे ही उठा 11 साढ़े 10 11 बजे का टाइम होगा, गुरुजी का फ़ोन आया। मैंने ऑफिस जाना था, गुरुजी का फ़ोन आया, हेलो हाँ की होया, गड्डी एक्सल टूट गए फिर। तो मैं क्या बोलूँ उनको, एक्सल टूट गए, वो तो पहले ही बोलते हैं उन चीज़ों को। ही से एक्सल टुट गए, तू सोच रहा सी ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ, गुरुओं के बचनों को ओवर रूल करना नहीं सीखीदा होंदा। तो ये गुरु जी की ब्लैसिंग है, हम हर एक चीज़ आपको एक एक चीज़ माननी पड़ती है। ऐसे ही हम लोग जलंधर बैठे, 2002 की बात होगी, गुरु जी के कुछ कपड़े ड्रैक्लीन होके आए, गुरु जी के मुक्की मार रहे थे, गुरु जी के कपड़े ड्रैक्लीन होने के आए जैसे ही, तो गुरु जी ने मुझे अपनी टी शर्ट देते हुए बोला, नरिंदर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ना लुधियानों ਲੱਭ के लैके आ, चौड़े बाज़ार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिलेगी। तो गुरु जी ने शॉप भी बता दी, इस मार्केट से यहाँ से जाके मिल जाएगी। इसे प्योर वूल। मैंने गुरु जी दिसंबर जनवरी में 16-18 पे एसी चला के बैठते थे, पंखा चला के बैठते थे, उनको तो गर्मी का मतलब ही नहीं बनता था, वो सर्दी का मतलब ही नहीं बनता था। वो प्योर वूल की टी शर्ट मुझे कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਭ के लेके आ। सर्दियों के दिन थे, इससे लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो मैं कहा गुरुजी आप इतने प्योर वूल की पहनोगे, गुरुजी आपको पिंपल्स हो जाएंगे। तो गुरुजी मुझे कहते 10 इन्ने साल हो गए तैनूं मेरे नाल लगे नूं, तू सारे मिट्टी दे विच पाते, तैनूं हजे यही नहीं पता तेरा गुरु की चीज़ है। कहते कमलिया ना मैनू गर्मी लगे ना मैनू सर्दी लगे, मैनू तो कदे पसीना भी नहीं आंदा। तो मैंने गुरु से बहुत माफ़ियाँ मांगी, मैं गुरु जी मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब तक गुरु जी आपको अच्छी तरह नहीं सुधार देते थे और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते थे, तब तक आपको नहीं छोड़ते थे। डेली एवरीडे संगत में, संगत से इंट्रोड्यूस करवाना मुझे, मिलो नरिंदर, कहता गुरु जी तुहानूं पिंपल्स हो जाएंगे, दसो महापुरुषों ने भी कदे पिंपल्स होंदे ने। तो ये डेली की रूटीन हो गई थी। एक हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया, लेकिन गुरु जी ने एक हुक्म दे के रखा था कि दोपहर के टाइम पे तूने आके मंदिर में माथा टेक के जाना है। मैं, मेरे कलीग थे गोल्डी एंड बाबा, तीनों ने आके मंदिर में माथा टेक के जाना है, चाय पी के जानी है, मैं तुम्हें मिलूं मैं तुम्हें ना मिलूं। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग गए, तो गुरु जी जलंधर मंदिर में गद्दी के थोड़ा सा आगे लेटे हुए थे और हाई वॉल्यूम पे कवालियाँ चल रही हैं नुसरत फ़तेह अली खां की, बहुत पूरी आवाज़ में, तो फुल वॉल्यूम पे चल रही हैं। तो मैं दूर बैठा चाय पी, दूर से माथा टेक के जाने लगा। तो मैंने शगन अंकल को पूछा, अंकल गुरुजी कब से समाधि में? मैंने गुरुजी के साथ मुझे 2 बार रहने का मौका मिला है, तो मैंने गुरुजी को कभी आंख बंद करते हुए नहीं देखा। ही से जे रब सौ गया दुनिया का की बनेगा, इसलिए सानू असी कहीं सौंदे नहीं हैगे। वो जैसी समाधि में लेटे हुए थे, बीच में ओम का आवाज़ आ रही थी, पाठ की आवाज़ आ रही थी, बीच में छबीले से बात कर रहे थे, छबीला मुक्की मारा। मैंने अंकल से पूछा, अंकल कितना टाइम हो गया? ही से 2 घंटे हो गए हैं, गुरुजी समाधि में हैं और हाई वॉल्यूम पे कवाली चल रही है। तो मैं जाने लगा, तो छबीला मुझे दूर से इशारा करके कहता, छबीला जो गुरुजी का खाना बनाता था। तो जैसी मुक्की मार के मैं वापस जाने लगा, तो ही से अंकल दूर से इशारा किया, आप आ जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। तो उस बच्चे ने छोटी सी एज में गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग ली थी। तो मुझे गुरुजी ने एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल के लिए बोली थी, जब मैं आसन के ऊपर विराजमान हूँ तो मैं सेवा तुमसे जितनी मर्जी करवा लूँ, लेकिन जब मैं पाठ में बैठा हूँ, समाधि में हूँ, तो गलती से भी मेरे पास ना आना। क्यों? उस समय मैं लोगों के कल्याण कर रहा होता हूँ, लोगों की नेगेटिव जो कर्म होता है उनको काट रहा होता हूँ, और वो नेगेटिव कर्म आपको इम्पैक्ट करते हैं। और मैं जो भी मेरी सेवा में बैठता है, मैं उसको एक शील्ड दे के, एक प्रॉपर ऑरा दे के बिठाता हूँ, ताकि वो बुरे कर्म उसको इम्पैक्ट ना करें। इसे गलती से मेरे पास ना आना। अब गुरुजी ने जो चीज़ आपको दिखानी है वो गुरुजी ने आपको दिखा देनी है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग है, आपको टाइमिंग देते हैं देखने के लिए। तो मैं पास जाके बैठ गया। एज ए ह्यूमन हम क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग सबसे ऊपर है, बाकी सब तो पीछे हैं। तो मैं जैसे ही उसके छबीला के पास बैठा, मैं कहा छबीला एक काम करना, तू मुक्की छोड़ना, मैं शुरू करूँगा, ताकि रिदम ना टूट जाए, गुरुजी समाधि से बाहर ना आ जाएं। गुरुजी को थोड़ी मालूम है कौन मुक्की मार रहा है, गुरुजी तो समाधि में है। तो उसने मुक्की छोड़ी, मैंने शुरू की। इमीडिएटली गुरु से, कौन? तो मैंने कहा गुरुजी मैं नरिंदर। तू कदम आया?
तो मैंने कहा गुरुजी मैं हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, चाय प्रसाद होगी? मैं कहा हाँ, चल मार मुक्की फिर। तो मुक्की मारनी शुरू हो गई। अब मुझे भी ऑफिस भी वापस जाना था और शाम को 5 बजे जलंधर मंदिर पहुंचना था। गुरुजी के स्नान करने के बाद वहाँ पहुंचना था, चाय प्रसाद के टाइम पे, सब चीज़ों के टाइम पे। तो जैसे ही चलते चलते 2:30 बज गए, 2:30 बजते बजते तो अब मुझे ये मैं घड़ी देखूं तो गुरी का चंगा मुक्की मार, लत्ता दे मुक्की मार। 3 बज गए। काम कर, पैरों नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है। गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ था, बनैन पहनी हुई थी और सॉक्स पहनी हुई थी ब्लैक रंग की। ही से नरेंद्र एक काम कर, मेरे पैरों नीचे बर्निंग हो रही है, पैरों के नीचे मालिश करनी शुरू कर दे। तो मैंने पाँव के नीचे मालिश करनी शुरू की। जैसे ही पाँव के नीचे मालिश शुरू की तो ही से कम कर यार, तेनों दिखाइए तेरा गुरु की चीज़ है, तो कम कर, मेरे पैर दियाँ फिंगर दब गलियाँ, उंगलियाँ दब। तो जैसे ही मैंने उनको फिंगर्स को दबाना शुरू किया, 5 मिनट निकलूंगा, 3:15 का टाइम हो चुका था, गुरुजी ने स्नान के लिए जाना था। तो इमीडिएटली उन्होंने पैर को हिला के, नहीं कम कर, मेरे पैर का अंगूठा दब गया। बैठे बैठे मेरी भैन आंदी है जलंधर तो जोर ला, जितना जोर ला सका। तो जैसे ही मैंने उनके अंगूठे को दबाना शुरू किया तो सॉक्स के बीच में से एक अमृत के फाउंटेन बाहर गिरने शुरू हो गए। जैसे कि हम गाय को धोते हैं, दूध निकलता है, तो गुरुजी के अंगूठे में से फाउंटेन बाहर निकलने शुरू हो गया। मतलब 1 से 1.5 फुट का कारपेट गीला हो गया, गुरुजी की पूरी सॉक्स गीली हो गई, मेरे हाथ गीले हो गए। कोई मैंने दिखाई दिंदा है, अब इतना हार्ड कर दिया आपने, मैं दरवाजा खोलदी हां ते बाहर नेरा, फिर मैं अंदर आ जांदी हां। तने गुरु से फिर मैंने दिखदे ने, तेरे गुरु दी बॉडी दे विच कहंदी देखना दिखदा लोक दिखावा है जेड़ा ਅਸੀਂ बॉडी ਲਈ बैठे हैं। क्यों मैं फिर दरवाजा खोलदी हां, फिर बाहर नेरा देख के फिर अंदर आ जांदी हां। फिर मैं अपनी भैन ਨੂੰ मेरी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, पूरी बॉडी में अमृत भरिया हुआ है। बद्रीनाथ जाके कहते ਮੈਨੂੰ ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, ਮੈਨੂੰ कਦੇ पसीना भी नहीं आता। और मैं सवेरे ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, गुरु जी का माथा टेका, अपनी गलतियों की माफी मांगी। इसे बहुत लाइन लगी हुई सी, लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। कई बार हम लोग दिल्ली से पंजाब से आना तो एक और इतने सोना चोले पाए हुए हैं, कपड़े चमक रहे हैं और इतना मतलब पिछों दी पूरी दूर दूर से लोग दिखाई दंदा मैंने चेहरे तो मेरे हत्थां दे विच गरम गरम बहुत बड़ा पत्तल, इन्हां नूं पुछो कि बहुत बड़ा पत्तल भरिया होया कड़ा प्रसाद दा मेरे हत्थ विच धरता। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ हमने 15-20 दिन में महीने के बाद ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਈ। बड़े मंदिर में गेस्ट हाउस में रुकते थे, संडे को सुबह 5 बजे चलेंगे, शाम को 5 बजे तक हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच जाएंगे नहा धो के। मैं तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ताकि ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ तो सैटरडे मॉर्निंग जब हम लोगों ने चलना था, रात को परिवार ने खाया फिर भी बच गया। अराउंड 2 to 30 फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, लेडीज जो बुजुर्ग होते थे वहां बैठते थे, तो वहां पे गुरुजी लेटे हुए थे। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, मैं बहुत उदास हो गई थी, ਇੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ केदारनाथ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, केदारनाथ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਈ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। 5-7 ਦਿਨ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ 1-2-3 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ
गुरु जी ने वाइफ के कंधे पे हाथ रखा, तो दूसरी तरफ गुरु जी के भतीजे गौरव के कंधे पे हाथ रखा ड्रीम में और चल पड़े। जैसे ही आगे एम्पायर स्टेट की किचन के पास पहुंचे तो गुरु जी का जो रूम है, गुरु जी का रूम राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रोजेस से और मोगरे से पूरी डेकोरेशन हुई है। राधा कृष्ण लाइव खड़े हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी भी हंस रहे हैं, कृष्ण जी भी हंस रहे हैं। तो वाइफ कहते हैं गुरु जी ये तो राधा कृष्ण है, इनके आगे तो कर्टन करते हैं कि अगर इनकी आंखों से आंखें मिल जाएंगी तो कृष्ण जी साथ चल पड़ते हैं। तो गुरु जी कहते हैं आंटी इन्हीं आंखों को परेशान कर, मैं बिट्ठल दे दर्शन करने बिट्ठल इतने बुलाता। तब वाइफ को पहली बार पता लगा कि कृष्ण जी को बिट्ठल बोलते हैं। तो गुरु जी कहते आंटी बिट्ठल दे दर्शन ਆਪਾਂ ਬਿੱਠਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਤੇ हैं ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ 33 ਲੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। थैंक यू जय गुरु जी। लेकिन गुरु जी के साथ एक ही है, विश्वास रखना सीखो, ट्रस्ट करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। वहाँ पे कोई भी मॉडरेटर नहीं है जो आपको मीडिएशन से आगे मिलवा देगा। गुरु से कनेक्शन आपने खुद बनाना है, कोई आपसे कनेक्शन नहीं बनवा सकता। चोला पाया हुआ है ना, चोला नहीं सी कहंदे।